नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचटी वाला, जो जुलाई में होगा 26 तारीख और 26 और 27 तारीख यहाँ पर डेट फिलहाल बताई गई है। ऑफिशियल लेटर जारी नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी ही वो भी जारी हो जाएगा। तो जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र या इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, और उसके बाद में अन्य जो सब्जेक्ट होगा उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करेंगे, जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पर उदाहरण के साथ हम क्वेश्चन जो उसको करने वाले हैं, ताकि आपको जो क्वेश्चन जो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो जिसमें क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, सानिध्य की आवश्यकता मतलब संगति क्या देते हैं, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंध नहीं था यहाँ पर ऑप्शन ए वाले से। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। अब सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं क्या हैं? तो ये वे होती हैं जो किसी व्यक्ति के सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे सानिध्य मतलब संगति, इसकी आवश्यकता। बच्चे को दूसरों के साथ रहने, खेलने और बातचीत करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता है या अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता है, तो यह उसकी सामाजिक आवश्यकता है। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। बच्चे चाहते हैं कि उनके प्रयासों और अच्छे व्यवहार को सराहा जाए। उदाहरण के लिए, जब एक बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करता है और उसे शिक्षक या माता पिता से प्रशंसा मिलती है, तो यह उसकी सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता को पूरा करता है। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। बच्चे को सुरक्षित और प्यार महसूस करने की भी आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जिसे अपने माता पिता से प्यार और समर्थन मिलता है, वह भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करेगा। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो अलग है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, ये एक शारीरिक आवश्यकता है, न कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक। तो यह शरीर के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक है, लेकिन इसका सीधा संबंध बच्चे के सामाजिक या भावनात्मक विकास से नहीं माना गया है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है, इनमें से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो अब बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य पूर्व बाल्य, बाल्य किशोर या प्रौढ़ अवस्था किसमें बनेंगे? अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य, और ये बन जाते हैं किशोर अवस्था में। अब जो यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था आई है 2 से 6 वाली, 4 अवस्थाएं होती है, शैशव, बाल्य, किशोर, युवा। अब जो पूर्व बाल्यावस्था है, क्योंकि इसे भी 2 भागों में बांटा गया, पूर्व और उत्तर में। अब जो पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की है, इस अवस्था में बच्चे मुख्य रूप से अपने परिवार पर ही निर्भर रहते हैं और समानांतर खेल मतलब पैरेलल प्ले में संलग्न होते हैं, जहाँ वे दूसरे के पास खेलते हैं लेकिन उनके साथ बातचीत नहीं करते हैं। ये तो हो गई पूर्व बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 6 से 12 वाली, मध्य बाल्यावस्था कह सकते हैं आप। तो इस अवस्था में बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं और दोस्त बनाते हैं, लेकिन समूह की सदस्यता अभी भी उतनी सक्रिय और महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी कि किशोर अवस्था में होती है। किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष वाली, यह अवस्था है जहाँ समवयस्क समूह अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। किशोर अपने दोस्त के साथ अधिक समय बिताते हैं, उनकी पहचान और आत्ममूल्य अक्सर इस समूह से जुड़ा होता है और वे समूह के मानदंडों का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे किशोर एक विशेष गैंग या फिर क्लब का हिस्सा बनना चाहता है, उनके फैशन और विचारों को अपनाता है और उनके साथ अपनी पहचान बनाता है। वे अपने परिवार से हटकर समवयस्क समूह में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। और प्रौढ़ अवस्था की अगर हम बात करें, तो इस अवस्था में व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करता है। हालांकि सामाजिक समूह अभी भी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन किशोर अवस्था की तरह प्राथमिक भूमिका नहीं निभाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है प्रौढ़ अवस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन के दौरान, किशोर अवस्था के या पूर्व बाल्यावस्था के दौरान। तो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किस में होगा? तो ये होगा किशोर अवस्था में। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के मानदंडों, मूल्यों और विश्वासों और व्यवहारों को सीखता है। अब सबसे पहले जैसे प्रौढ़ावस्था है,
प्रौढ़ अवस्था में समाजीकरण चलता रहता है, जैसे नए नौकरी में एडजस्ट होना, शादी के बाद नए परिवार के साथ घुलना मिलना। लेकिन ये किशोर अवस्था जितना गहन और जटिल नहीं होता है व्यक्ति के पूरे जीवन के दौरान। अब समाजीकरण वास्तव में पूरे जीवन में होता है, जैसे नई भूमिकाएं सीखना, नए वातावरण में ढलना, लेकिन एक विशेष क्षण होता है जब ये सबसे तीव्र होता है। किशोर अवस्था की अगर हम बात करें तो किशोर अवस्था को समाजीकरण का सबसे गहन और जटिल काल माना गया है। इस दौरान किशोर अपनी पहचान बनाते हैं, सामाजिक भूमिकाओं को समझना और निभाना सीखते हैं, लैंगिक पहचान विकसित करते हैं, भविष्य के लिए योजना बनाते हैं और माता पिता के प्रभाव से हटकर अपने समवयस्क समूह और बाहरी दुनिया के साथ अंतःक्रिया करते हैं। उन्हें विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि दोस्ती, डेटिंग, स्कूल में प्रतिस्पर्धा और भविष्य के कैरियर का चुनाव। उदाहरण के लिए, जैसे एक किशोर है, वह विभिन्न सामाजिक समूह में फिट होने के लिए खुद को डालने की कोशिश करता है, विभिन्न सामाजिक नियमों और अपेक्षाओं को सीखता है और अपने व्यक्तिगत मूल्यों को विकसित करता है। यह सब एक साथ होता है, जिससे यह प्रक्रिया और भी जटिल हो जाती है। तो इस कारण से जो यहाँ पर किशोर अवस्था जो इसको माना गया था। और पूरा बाल्यावस्था, इस अवस्था में बच्चे प्राथमिक सामाजिकरण परिवार के भीतर से गुजरते हैं, जहाँ वे बुनियादी सामाजिक कौशल और भाषा को सीखते हैं, लेकिन ये किशोर अवस्था की तुलना में कम जटिल मानी गई है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन को कहेंगे। क्या किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन को, उसे हम अभ्यस्ता, अधिगम, अस्थायी अधिगम या अभिप्रेरण, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे हम उसे कहेंगे हम अभ्यस्ता। अब अभ्यस्ता क्या है? हैबिटेशन। ये तब होगी जब किसी उद्दीपन को बार बार प्रस्तुत किया जाता है और जीव इस उद्दीपन के प्रति अपनी प्रतिक्रिया कम कर देता है, क्योंकि उसे अब वह उद्दीपन महत्वपूर्ण नहीं लगता। यह एक अस्थायी परिवर्तन है। जैसे मान लीजिए कि आप एक व्यस्त सड़क के पास रहते हैं। शुरू में आपको गाड़ियों के शोर से परेशानी होती है, लेकिन कुछ समय के बाद आप उस शोर के प्रति अभ्यस्त हो जाते हैं और उसे नोटिस करना बंद कर देते हैं, भले शोर अभी भी वहाँ पर है। तो यह एक अस्थायी प्रतिक्रिया में कमी है, क्योंकि आप शोर के प्रति संवेदनशील नहीं रहते हैं। तो ये उन पर सही तरीके से बैठता है जिनका घर ये जैसे रेलवे है, रेल जाती है, रेलवे के पास है, रेलवे लाइन के पास। तो अगर कोई वहाँ पर नया बंदा आकर रहने लग जाता है तो कुछ दिन तो उसको नींद भी नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे जाओ वो सीख जाता है ऐसे शोर शराबे में रहना। इसके बाद आ जाता है जो अधिगम है, मतलब लर्निंग। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को संदर्भित करता है, जो अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है, जैसे साइकिल चलाना सीखना, एक नई भाषा सीखना। अस्थायी अधिगम, टेम्परेरी लर्निंग, ये कोई विशिष्ट मनोवैज्ञानिक शब्द नहीं है। अधिगम को आमतौर पर अपेक्षाकृत स्थायी माना गया है। अभिप्रेरणा की अगर हम बात करें तो मोटिवेशन, यह एक आंतरिक अवस्था है जो व्यवहार को निर्देशित और सक्रिय करती है और इसका संबंध किसी प्रतिक्रिया की कमी से नहीं है। जैसे कि किसी परीक्षा में अच्छा अंक लाने की अभिप्रेरणा आपको पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करती है। जब आप अपने मन में ठान लेते हैं कि मुझे तो मेरिट में आना है, फर्स्ट आना है पूरे देश में, पूरे ज़िले में, तो ये आपके हो गई अभिप्रेरणा जो पढ़ाई के लिए आपको प्रेरित करती है। इसके बाद है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देख कर सीखता है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देख कर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा, तो उसको कहा जाता है। अब उसको क्या कहा जाएगा? सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम या फिर आकस्मिक अधिगम। दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, तो उसको सामाजिक अधिगम कहा गया है। अब सामाजिक अधिगम क्या है? सोशल लर्निंग। इसे अवलोकन अधिगम भी कह देते हैं, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, या फिर मॉडलिंग भी कह देते हैं। इस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर उसका अनुकरण करके सीखता है और इसमें प्रत्यक्ष अनुभव जैसे कि पुरस्कार या फिर दंड, इसकी आवश्यकता नहीं होती, बल्कि दूसरे के व्यवहार और उसके परिणामों का अवलोकन किया जाता है। जैसे अल्बर्ट बंडूरा जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं, अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था
ये भी आता है आपके एग्जाम में। तो इनका सिद्धांत कौन सा है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो इन्होंने बताया है कि जैसे एक छोटा बच्चा अपने माता पिता को नमस्कार करते हुए देखता है और फिर खुद भी आगंतुकों को नमस्ते करना सीख जाता है, तो बच्चा सीधे तौर पर नमस्ते करने के लिए पुरस्कृत या दंडित नहीं किया गया, बल्कि उसने ये देख कर सीखा। अनुकरण कह सकते हैं, जैसे बड़े करते हैं तो उसी के लिए छोटे बच्चे करते हैं। अब आ जाता है अनुबंधन। कंडीशनिंग क्या है? अधिगम का ही एक प्रकार है जिसमें किसी विशिष्ट उद्दीपन या प्रतिक्रिया के बीच संबंध स्थापित किया जाता है, और इसे क्या कहा जाता है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये इसमें शामिल है, जहाँ प्रत्यक्ष अनुभव जैसे पुरस्कार या दंड महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये हो गया आपका अनुबंधन का सिद्धांत। जैसे IP पावलोव थे, इनका था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो पावलोव ने क्या किया था? कुत्ते के जो मतलब कुत्ते पर शोध किया था इन्होंने। तो घंटी की जो आवाज़ बजती थी, इससे कुत्ते की जो लार है वो टपकनी शुरू हो जाती थी, क्योंकि उसे भोजन के साथ बार बार जो घंटी है वो सुनाई जाती थी। तो जैसे कि एक बच्चा गृह कार्य पूरा करने पर चॉकलेट मिलने पर गृह कार्य की संभावना बढ़ा देता है। तो जैसे आप कोई उसी से लगा लो, एक बच्चा है, उसको कक्षा में अच्छा काम करके लेकर आता है, उसको चॉकलेट देनी शुरू कर दो, तो उसकी देख रेख में और भी बच्चे अच्छा काम करेंगे, या जो बच्चा जिसे आप चॉकलेट दे रहे हैं वो पहले से और ज़्यादा बेहतर काम करेगा। तो ये था आपका अनुबंधन का सिद्धांत। प्रायोगिक अधिगम, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, एक ये क्या विशिष्ट रूप से डिजाइन किया गया प्रयोग के माध्यम से सीखने को संदर्भित करता है। अवलोकन से अलग है क्योंकि इसमें सक्रिय भागीदारी और प्रत्यक्ष अनुभव शामिल हो सकता है। आकस्मिक अधिगम, ये वह अधिगम है जो अनजाने में या बिना किसी विशेष इरादे के होता है, अक्सर किसी अन्य गतिविधि में लगे रहने के दौरान। और यह अवलोकन से अलग हो सकता है क्योंकि यह सक्रिय रूप से देखने या अनुकरण करने पर केंद्रित नहीं होगा। जैसे किसी नई शहर में घूमते अनजाने में कुछ गलतियों के नाम याद हो जाना। तो यह कोई मतलब आपके सामने कोई घटना आज अचानक से याद आ जाती है, कोई वस्तु है, तो मतलब किसी नए शहर में घूमते हुए अनजाने में कुछ गलतियों के नाम याद हो जाना, कुछ जो गलियाँ हैं उनके नाम याद हो जाना। अगला क्वेश्चन है, जिन इच्छा की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह कौन सा है? तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी, तो इसे हम ईदम अहम पर अहम, ईदम अहम, उसे हम क्या कहेंगे? तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी तो उनका भंडार गृह में कौन सा स्थान है? तो कौन सा होगा? ईदम वाला होगा इसके। अब सिगमंड फ्राइड जैन का था ये व्यक्तित्व संरचना का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने व्यक्तित्व के 3 जो प्रमुख घटक हैं इनके बारे में बतलाया था। ईदम मतलब आईडी, अहम ईगो, और परम अहम मतलब सुपर ईगो। आईडी ईगो, सुपर ईगो, या ईदम अहम परम अहम। तो ये 3 प्रमुख घटक इन्होंने बताए थे। अब क्या है ये ईदम मतलब आईडी क्या देते हैं? तो ये व्यक्तित्व का सबसे आदिम और सहज हिस्सा है, और यह है आनंद सिद्धांत पर काम करता है, जिसका मतलब है कि यह तुरंत इच्छाओं, आवश्यकता और आवेगों की संतुष्टि चाहता है, भले ही वास्तविकता या नैतिक विचार कुछ भी हो। तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती वे ईदम में ही रहती हैं और निरंतर संतुष्टि की मांग करती रहती है। जैसे कि उदाहरण के लिए लगा लो, आप एक बच्चा है, भूख होने पर तुरंत रोना शुरू कर देता है, भले ही वह सार्वजनिक स्थान पर हो। तो यह ईदम के द्वारा संचालित व्यवहार है जो तत्काल संतुष्टि चाहता है। यदि भूख तुरंत शांत नहीं होगी तो वह इच्छा ईदम में ही बनी रहेगी। अब भूख लग रही है तो जब तक उसको रोटी नहीं मिलेगी या दूध नहीं मिलेगा तब तक वो रोता रहेगा। तो इसमें क्या है, तो उसी समय संतुष्टि होनी चाहिए, नहीं तो वो इच्छा ही दम में ही रह जाएगी, उसके अंदर ही दबी रह जाएगी। अहम की अगर हम बात करें, ईगो मतलब, तो ये वास्तविकता सिद्धांत पर काम करती है। यह ईदम की आवेगपूर्ण इच्छाओं और बाहरी दुनिया की वास्तविकताओं के बीच मध्यस्थता का काम करती है और व्यवहार को निर्देशित करती है, ताकि इच्छाओं को सामाजिक रूप से स्वीकार्य और यथार्थवादी तरीके से पूरा किया जा सके। जैसे कि बच्चा भूखे होने पर यह समझता है कि उसे तुरंत भोजन नहीं मिल सकता, और वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना सीखता है जब तक कि उसे खाना परोसा न जाए।
तो ये हो गया दूसरा स्टेज मतलब अहम। पहले में तो अब रो रहा था जब तक उसको कुछ नहीं मिलेगी, उसकी जो इच्छा थी वो उसके अंदर ही रह गई। दूसरे में समझ गया कि भाई रोने से तो कोई सहारा नहीं लगेगा, और उसने फिर क्या अपने धैर्य बनाया कि थोड़ी देर में ही जो है खाना मिलेगा या दूध मिलेगा जो भी। तीसरे नंबर की जा परम अहम, यह व्यक्तित्व का नैतिक और आदर्शवादी हिस्सा है और समाज के नियमों, मूल्यों और नैतिकता को आंतरिक करता है, जो अक्सर माता पिता और समाज से सीखे जाते हैं। और यह सही और गलत की भावना को विकसित करता है और अपराध बोध या फिर गर्व की भावना को जन्म देता है। तो जैसे कि बच्चा चोरी करने की बजाय अपने चॉकलेट किसी से मांगता है क्योंकि उसे पता है कि चोरी करना गलत है। तो ये तीसरे नंबर की होगी परम अहम, क्योंकि इसमें उसे पता है कि चोरी करना तो गलत है, तो इसकी बजाय वो क्या करेगा, दूसरे से मांगेगा। तो ये होगी परम अहम। ईदम अहम को अगर हम देखें तो हालांकि दोनों व्यक्तित्व के हिस्से हैं, अधूरी इच्छाओं का प्राथमिक भंडार गहरा ईदम है क्योंकि यह तत्काल संतुष्टि चाहता है, और अहम उन इच्छाओं को वास्तविकता के अनुसार प्रतिबंधित करने की कोशिश भी करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के समज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। अब सबसे अच्छा अगर हम तरीका देखें तो वो कहाँ पर है। खेल का मैदान, विद्यालय कक्षा, ऑडिटोरियम या फिर गृह है। तो बच्चे के समज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। अब परिभाषित किया जा सकता है अगर हम इसमें देखते हैं तो कौन से वाला इसमें सही आंसर हो सकता है, ये वाला, विद्यालय और कक्षा में। अब जो समज्ञानात्मक विकास जो है, इससे जो तात्पर्य है सोचने, समस्या समाधान करने, सीखने, तर्क करने, स्मृति और भाषा जैसे मानसिक प्रक्रियाओं के विकास से है। अब जैसे आया था यहाँ पर खेल का मैदान, खेल के मैदान में शारीरिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलता है। बच्चे खेल के दौरान कुछ संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि रणनीति बनाना, नियमों को समझना, ये सीखते हैं, लेकिन यह संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छा व्यापक स्थान नहीं माना गया है। दूसरा अगर हम देखें तो विद्यालय और कक्षा, तो विद्यालय और कक्षा में औपचारिक शिक्षा के प्राथमिक स्थान है जहाँ संज्ञानात्मक विकास को व्यवस्थित और संचलित तरीके से बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ बच्चों को नए ज्ञान, अवधारणा और कौशल सिखाए जाते हैं। शिक्षक विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करते हैं और बच्चों के तर्क, समस्या समाधान, स्मृति, भाषा और आलोचनात्मक सोच को तेज करते हैं। पाठ्यक्रम को संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है। जैसे कक्षा में गणित की समस्याएं हल करना, विज्ञान के प्रयोग को समझना, इतिहास के तथ्यों को याद करना और साहित्य का विश्लेषण करना। तो ये सभी गतिविधियां संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती हैं। तीसरा नंबर था यहाँ पर ऑडिटोरियम का। ऑडिटोरियम मुख्य रूप से प्रदर्शन, सभा या प्रस्तुतियों के उपयोग के लिए किए जाते हैं। यहाँ कोई नियमित संरचित संज्ञानात्मक शिक्षण नहीं होता है। और घर को अगर हम देखें तो गृह है। घर में बच्चे प्राथमिक समाजीकरण और बुनियादी अधिगम करते हैं। सबसे पहला तो बच्चा अपने परिवार में ही सीखता है, तो प्राथमिक समाजीकरण है, और बुनियादी अधिगम करते हैं जैसे भाषा, घरेलू कौशल। तो माता पिता बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन विद्यालय की तुलना में यह कम संरचित और व्यापक होगा, खासकर जब उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशल की बात आएगी। अब विद्या जो है, पढ़ाई, वो तो स्कूल में दी जाएगी, तो कुछ जो शिक्षा घर पर दी जा सकती है। तो इस कारण से जाए यहाँ पर इसमें जाए इसको माना गया था विद्यालय कक्षा। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। अब परिवार यहाँ पर एक साधन है, तो ये अनौपचारिक शिक्षा का है, औपचारिक का है, गैर औपचारिक शिक्षा का है या दूरस्थ शिक्षा का है। तो परिवार किस प्रकार का साधन है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अनौपचारिक शिक्षा जो है, अनौपचारिक शिक्षा का माना गया है परिवार। अब अनौपचारिक शिक्षा अगर हम देखें तो क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन। तो ये वो शिक्षा है जो बिना किसी औपचारिक पाठ्यक्रम, संस्था या समय सारणी के होती है, जीवन भर चलती रहती है और दैनिक अनुभवों, बातचीत और अवलोकन के माध्यम से प्राप्त होती है। परिवार प्राथमिक रूप से अनौपचारिक शिक्षा का साधन है जहाँ बच्चे सामाजिक मानदंड, मूल्य, भाषा, व्यवहार और जीवन कौशल को सीखते हैं। जैसे कि बच्चा अपने परिवार के सदस्यों से भाषा बोलना सीखता है, बड़ों का सम्मान करना सीखता है, घर के काम करना सीखता है और सामाजिक परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करना है यह सीखता है। तो ये सभी हो गए अनौपचारिक शिक्षा के उदाहरण। और औपचारिक क्या है, फॉर्मल एजुकेशन। ये वो शिक्षा जो विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालय जैसी औपचारिक संस्थाओं में एक पाठ्यक्रम, निश्चित पाठ्यक्रम, समय सारणी और मूल्यांकन प्रणाली के साथ प्रदान की जाती है।
जैसे कि स्कूल में पढ़ना या फिर डिग्री प्राप्त करना। गैर औपचारिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा से बाहर की संरचित शैक्षिक गतिविधि होती है, लेकिन उनका एक निश्चित उद्देश्य और संगठन होता है, और इसमें अक्सर क्या है, लचीलापन होता है। जैसे कि व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामुदायिक सुरक्षा कार्यक्रम, क्लब की गतिविधियाँ। और दूरस्थ शिक्षा की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस एजुकेशन, तो ये वह शिक्षा है जहाँ छात्र और शिक्षक भौगोलिक रूप से अलग होते हैं और सीखने की प्रक्रिया जैसे कि इंटरनेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होती है, कॉरेस्पोंडेंस का लो जैसे पत्राचार के माध्यम से होती है। तो ये वाली है ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रम या कॉरेस्पोंडेंस कोर्स। इसके बाद है एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। अब महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप से बर्ताव करके या उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को विकसित कैसे कर सकता है? आदर्श रूप में बर्ताव करके। इसी प्रकार से अब सामाजिक मूल्य वे सिद्धांत और विश्वास हैं जो समाज के सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और उनके व्यवहार को निर्देशित करते हैं, जैसे कि ईमानदारी, सम्मान, सहयोग, दया आदि। अब सबसे पहले जो यहाँ पर देख लेते हैं हम, जो महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर क्या था। तो महान व्यक्तियों के बारे में बात करना प्रेरणादायक हो सकता है और कुछ मूल्यों को उजागर कर सकता है, लेकिन केवल बोलने से बच्चे में मूल्यों का स्थायी विकास नहीं होगा। अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, अनुशासन महत्वपूर्ण है, लेकिन ये स्वयं एक मूल्य नहीं है बल्कि एक तरीका है जिससे मूल्यों का पालन किया जाता है। केवल अनुशासन पर जोर देने से आंतरिक मूल्य का विकास नहीं होता है। आदर्श रूप से बर्ताव करके, अब शिक्षक विद्यार्थियों के लिए एक शक्तिशाली आदर्श मॉडल, इनके रोल मॉडल वे होते हैं जब शिक्षक स्वयं ईमानदारी, सम्मान, दया, धैर्य और निष्पक्षता जैसे मूल्यों का प्रदर्शन करते हैं तो विद्यार्थी उन्हें देखकर सीखते हैं और उन मूल्यों को आंतरिक करते हैं। यह सामाजिक अधिगम का एक उदाहरण है जहाँ बच्चे दूसरों को देखकर सीखते हैं। मतलब जब टीचर अच्छा काम करेगा, समय का पाबंद होगा, तो बच्चे भी उसका अनुकरण करेंगे। जैसे यदि एक शिक्षक कक्षा में हमेशा सभी छात्रों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करता है, किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता और समय पर भी आता है, तो छात्र भी ईमानदारी, समय की पाबंदी का महत्व सीखेंगे। यदि शिक्षक स्वयं दूसरों की मदद करता है तो छात्र भी सहयोग और दया का मूल्य सीखेंगे। ये केवल उपदेश देने से कहीं अधिक प्रभावी होता है। उन्हें अच्छी कहानी सुनाकर, अब कहानी सुनाकर मूल्य के बारे में सीखने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है, लेकिन यह भी आदर्श व्यवहार के प्रत्यक्ष प्रदर्शन जितना शक्तिशाली नहीं होगा। तो कहानी एक माध्यम है, लेकिन स्वयं शिक्षा का व्यवहार सबसे बड़ा प्रभाव डालता है। तो इस कारण से जो आदर्श बर्ताव सही यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। अब किसमें? व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में या इन सभी में? तो संवेगात्मक संयोजन प्रभावी होता है, किस में होगा? इन सभी में ही होगा। अब संवेगात्मक जो संयोजन है, इमोशनल एडजस्टमेंट, तो इससे तात्पर्य अपनी भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना, उन्हें उचित तरीके से व्यक्त करना और विभिन्न सामाजिक स्थिति में भावनात्मक रूप से संतुलित रहने की क्षमता। यह मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। अब जैसे व्यक्तित्व निर्माण है, जब बच्चे अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से समझते और प्रतिबंधित करते हैं तो वे अधिक आत्मविश्वासी, लचीले और सकारात्मक व्यक्तित्व विकसित करते हैं। और ये संवेगात्मक रूप से संयोजित बच्चे तनाव, निराशा और क्रोध को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं, जिससे उनका व्यक्तित्व अधिक मजबूत और सुदृढ़ बनता है। जैसे कि एक बच्चा है जो अपनी हार को स्वीकार करना सीखता है और निराश होने के बजाय अगली बार बेहतर करने की कोशिश करता है, तो उसका व्यक्तित्व अधिक लचीला बनता है। कक्षा शिक्षण की अगर हम बात करें तो संवेगात्मक रूप से समायोजित बच्चे कक्षा में अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, शिक्षकों और सहपाठियों के साथ बेहतर संबंध बना पाते हैं और सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। वे अपनी भावनाओं जैसे कि चिंता, भय को नियंत्रित कर पाते हैं, जिस उनका सीखना बेहतर होता है। उदाहरण के लिए एक बच्चा जो परीक्षा के तनाव को नियंत्रित कर पाता है, वह शांत मन से प्रश्न का उत्तर दे पाता है और बेहतर प्रदर्शन करता है। अनुशासन की अगर हम बात करें तो
तो संवेगात्मक संयोजन बच्चे को आत्मनियंत्रण विकसित करने में भी मदद करता है। जो बच्चे अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं वे नियमों का पालन करने और उचित व्यवहार प्रदर्शन करने में अधिक सक्षम होंगे, जिससे अनुशासन बनाए रखने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए एक बच्चा जो गुस्से में होने पर भी अपने सहपाठी पर चिल्लाने या लड़ने से खुद को रोक सकता है, तो वह भावनात्मक रूप से समायोजित है और अनुशासित व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। क्योंकि संवेगात्मक संयोजन इस सभी क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव डालता है, इसलिए सही ज्यामिति को मतलब इन सभी को माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। सुनिश्चित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में या फिर अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो असंगठित घर से आने वाला बच्चा कठिनाई का अनुभव करेगा। अब किस में कर सकता है अनुभव ये? स्वतंत्र निर्देशन में। अब असंगठित घर से मतलब क्या है? ऐसा वातावरण जहाँ स्थिरता, नियमितता, भावनात्मक समर्थन या शैक्षिक प्रोत्साहन की कमी होगी, तो उसे कहा जाता है असंगठित घर। तो ऐसे घर से आने वाले बच्चे अक्सर कई चुनौतियों का सामना करते हैं। अब जैसे सुनिर्मित पाठ है, ये क्या होते हैं? सुनिश्चित पाठ, इसमें शिक्षक बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, कदम दर कदम प्रक्रियाएं समझाते हैं और एक स्पष्ट रचना होती है। यह उन बच्चों के लिए सहायक हो सकती है जिन्हें घर पर संरचना की कमी मिलती है। स्वतंत्र अध्ययन की अगर हम बात करें तो असंगठित घर से आने वाले बच्चों को अक्सर घर पर पढ़ाई के लिए उपयुक्त माहौल, पर्याप्त समर्थन या प्रेरणा नहीं मिलती है। उन्हें स्व अनुशासन, समय प्रबंधन और आत्म प्रेरणा विकसित करने में कठिनाई होती है, जो स्वतंत्र अध्ययन के लिए जरूरी है। उन्हें यह नहीं सिखाया जाता कि कैसे खुद से पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं या कैसे समस्याओं को हल करना है। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट स्टडी, जो स्वतंत्र पढ़ते हैं, मतलब कहीं भी कोचिंग सेंटर पर नहीं जाते हैं, घर पर ही अपनी तैयारी करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक बच्चा जो घर पर कभी भी पढ़ने गृह कार्य करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होता, उसे स्कूल में जब स्वतंत्र रूप से कोई प्रोजेक्ट या असाइनमेंट पूरा करने को कहा जाता है तो उसे समझने में कठिनाई होगी कि उसे शुरू कैसे करना है, कहाँ से जानकारी लेनी है और इसे कैसे पूरा करना है। तो उन्हें स्वयं संगठित होने में सबसे अधिक कठिनाई होती है। तो यह असंगठित घर से आने वाला बच्चे के बारे में। नियोजित निर्देश क्या है? तो यह भी एक संरचित तरीका है जिसमें शिक्षक द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जो असंगठित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। अभ्यास पुस्तिका मतलब वर्कबुक एक संरचित गतिविधि है जहाँ बच्चे दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं और इसमें भी स्वतंत्र अध्ययन की तुलना में अधिक मार्गदर्शन होता है। तो इसलिए स्वतंत्र अध्ययन में सबसे अधिक कठिनाई होगी, क्योंकि इसमें आत्मनियमन और स्वायत्तता की आवश्यकता होती है, जिसकी कमी अक्सर असंगठित घरों में होती है। मतलब जिसके पास पढ़ने के लिए उपयुक्त सामग्री नहीं है, साधन नहीं है, स्कूल नहीं जा सकता, तो उनमें जो है कमी देखने को मिल जाती है। इसके बाद है चरित्र का विकास। अब चरित्र का जो विकास है इच्छा शक्ति के द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा, नैतिकता के द्वारा, इन सभी के द्वारा होता है। चरित्र का विकास कैसे होगा? तो इन सभी के द्वारा ही होगा। अब चरित्र मतलब कैरेक्टर क्या है? व्यक्ति के नैतिक गुणों, मूल्यों, सिद्धांतों और आदतों का एक समुच्चय जिसके व्यवहार और निर्णय को निर्देशित करता है और एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है जिसका विकास विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है। अब इच्छा शक्ति की अगर हम बात करें तो बाइबल पावर, इच्छा शक्ति से तात्पर्य सही काम करने, प्रलोभनों का विरोध करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने की आंतरिक शक्ति से है। चरित्र निर्माण में इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्ति को नैतिक विकल्पों पर टिके रहने और विपरीत परिस्थिति में सिद्धांतों का पालन करने में मदद करती है। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति में ईमानदारी की इच्छा शक्ति है तो वह झूठ बोलने या धोखाधड़ी करने के प्रलोभन का विरोध करेगा, भले ही इससे उसे तत्कालिक लाभ हो। बर्ताव एवं व्यवहार, बाय कंडक्ट एंड बिहेवियर, तो चरित्र केवल विचार या इरादों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के वास्तविक कार्य और व्यवहारों में परिलक्षित होता है। लगातार नैतिक और जिम्मेदार व्यवहार करना चरित्र का विकास और सुदृढ़ीकरण में योगदान देता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो हमेशा अपने वादों को पूरा करता है, दूसरों के प्रति दयालु है और कठिन परिस्थिति में भी
धैर्यवान रहता है तो वह अपने व्यवहार के माध्यम से अच्छे चरित्र का प्रदर्शन कर रहा है। नैतिकता की अगर हम बात करें तो क्या है मॉरलिटी? तो नैतिकता सही और गलत के सिद्धांतों और मानकों का एक समूह है। चरित्र के विकास में नैतिक मूल्य जैसे कि ईमानदारी, न्याय, सम्मान, सहानुभूति और को समझना और उन्हें अपनाना महत्वपूर्ण है। नैतिक सिद्धांतों के बिना एक सुदृढ़ चरित्र का निर्माण संभव नहीं हो सकता। जैसे कि किसी बच्चे को यह सिखाया जाना कि चोरी करना गलत है, दूसरों की संपत्ति का सम्मान करना चाहिए, उसकी नैतिक समझ का हिस्सा है जो उसके चरित्र के निर्माण में सहायक है, क्योंकि ये सभी कारक एक साथ मिलकर चित्र के विकास में योगदान करते हैं। तो इसी कारण से यहाँ पर जैन सभी को ही माना गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है। अब इसका कारण क्या है? बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमान हैं, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक हैं। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभाजित किया गया था या किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। तो बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित किस कारण से माना गया है? अब कौन सा कारण हो सकता है यहाँ पर? तो यही हो सकता है ऑप्शन सी वाला, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभाजित किया गया था। अब बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमान अगर हम देखें तो एक सामान्यकृत धारणा है और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, बुद्धिलिंग पर आधारित नहीं होती, इसलिए बालिका शिक्षा को महत्व देने का उचित कारण नहीं है। बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक है। जनगणना के अनुसार कुछ क्षेत्रों में लिंग अनुपात में अंतर हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर लड़कियां अल्पसंख्यक नहीं है। इसके अलावा जनसंख्या में अल्पसंख्यक होने से शिक्षा के महत्व का सीधा संबंध नहीं है। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभाजित किया गया था, तो ये बालिका शिक्षा को महत्व देने का एक प्रमुख और ऐतिहासिक रूप सिद्ध कारण हो सकता है। भारत सहित दुनिया के कई समाज में लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा गया था और उन्हें लड़कों की तुलना में कम अवसर दिए गए और उनके प्रति लिंग धारणा आधारित भेदभाव भी किया गया था। तो इस ऐतिहासिक असमानता को दूर करने और लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। जैसे कि प्राचीन काल से लेकर और आज के टाइम तक, मतलब आधुनिक युग तक, कई समाजों में लड़कियों को केवल घर के काम तक ही सीमित रखा जाता था और उन्हें स्कूल भेजने के लिए अनावश्यक माना जाता था और उन्हें लड़कों के समान शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक जो अवसर वो भी नहीं दिए जाते थे। तो इस ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए उनकी शिक्षा को प्राथमिकता देना आवश्यक है। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं, जबकि शिक्षित बालिकाएं और महिलाएं सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और यही एक कारण है कि उनकी शिक्षा महत्वपूर्ण है। ये कहना कि केवल बालिकाएं ही इससे समर्थ हैं, ये गलत है। तो सामाजिक परिवर्तन के लिए पुरुष और महिला दोनों की भागीदारी जरूरी होती है। नेक्स्ट आ जाता है एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्चे जानते थे कि चिड़िया जैसी चीजें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। तो पतंग का देखकर उसने कहा कि चिड़िया को देखो। उसके पिता ने कहा कि एक पतंग है। अब ये उदाहरण है। अब किसका उदाहरण है? सम्मिलन का है, समायोजन का, संरक्षण या वस्तु प्रदर्शन का है। तो किसका उदाहरण था ये? तो ये था सम्मिलन का। तो सम्मिलन हो जाएगा इसमें। अब ये जो उदाहरण है यहाँ पर जिन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था उससे संबंधित है और विशेष रूप से अनुकूलन की अवधारणा से, जिसमें आत्मसात्करण, सम्मिलन और समायोजन ये शामिल है। अब सम्मिलन क्या है? तो वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने मौजूदा स्कीमाटा मतलब ज्ञान की संरचना या मानसिक अवधारणा में नई जानकारी को फिट करता है या शामिल करता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति नई जानकारी को इस तरह से व्याख्या करता है जिससे वह उसकी वर्तमान समझ के अनुरूप हो जाए। जैसे बच्चे के पास चिड़िया का एक स्कीमा था, तो उड़ने वाली पंखों वाली चीज़ जब उसे पतंग को देखती है तो वह उसे अपने मौजूदा चिड़िया स्कीमा में फिट करने की कोशिश करती है। क्योंकि पतंग उड़ती है
तो वह नई वस्तु पतंग को अपनी पहले से मौजूदा समझ चिड़िया के अनुसार समझने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसने चिड़िया को देखा था, वो उड़ रही थी, तो पतंग को भी चिड़िया समझेगी। समायोजन की अगर हम बात करें तो ये वो प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मौजूदा स्कीमाटा को बदलता है या फिर संशोधित करता है और नई जो स्कीमा बनाता है जब नई जानकारी मौजूदा स्कीमा में फिट नहीं होगी, या तब होती है जब सम्मेलन का काम नहीं करता। जब वो पिता बच्चे को बताते हैं कि यह एक पतंग है, तो बच्चे को अपने उड़ने वाली चीज़ की स्कीमा को संशोधित करना होगा और एक नया पतंग स्कीमा बनाना होगा जो उड़ती है तो है लेकिन चिड़िया नहीं है। तो इस संयोजन का एक उदाहरण है। लेकिन प्रश्न में बच्ची का प्रारंभिक कथन चिड़िया को देखो सम्मिलन को दिखाता है। संरक्षण की अगर हम बात करें तो जीन पियाजे का जो पूर्व से क्रियात्मक अवस्था है, इसके बाद की अवस्था है मूर्त से क्रियात्मक, तो यही है 7 से 11 वाली, और ये थी 2 से 7 साल वाली। तो इसकी एक अवधारणा है जिसमें बच्चे समझने लगते हैं कि किसी वस्तु की मात्रा या संख्या तब भी समान रहती है जब उसका आकार या स्वरूप बदल जाता है। एक ही मात्रा के पानी को पतले गिलास से चौड़े गिलास में डालने पर भी पानी की मात्रा समान रहती है। तो ये समझना ही संरक्षण है। वस्तु का प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो कोई विशिष्ट जायज़ की अवधारणा नहीं मानी गई है। तो इस कारण से जो है यहाँ पर सही आंसर सम्मेलन को माना गया था। नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। अब अलगाव से, भीड़, संपर्क या दृश्य सेवा सामग्री से। सामाजिक अधिगम किससे होगा आरंभ? अब किससे होता है? संपर्क से होगा। सामाजिक अधिगम क्या है? सोशल लर्निंग। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरे के साथ बातचीत, अवलोकन, अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। अब अलगाव क्या है? अलगाव सामाजिक अधिगम के विपरीत है। जब कोई व्यक्ति अलग अलग होता है तो उसे दूसरों के साथ बातचीत करने या उनका अवलोकन करने का अवसर नहीं मिलता, जिससे सामाजिक अधिगम बाधित होगा। भीड़ की बात करें तो भीड़ में होने का मतलब यह नहीं है कि सामाजिक अधिगम स्वचालित रूप से होगा। सामाजिक अधिगम के लिए आमतौर पर कुछ प्रकार की अंतःक्रिया अवलोकन की आवश्यकता होती है, जो केवल भीड़ में होने से जरूरी नहीं है। संपर्क की अगर हम बात करें तो सामाजिक अधिगम के लिए दूसरे के साथ संपर्क ये आवश्यक है, और यह संपर्क प्रत्यक्ष बातचीत, अवलोकन, अनुकरण या दूसरे के साथ साझा अनुभव के माध्यम से हो सकता है। जब लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे के व्यवहार, विचार और भावनाओं के अवलोकन करते और सीखते भी हैं। तो जैसे कि एक बच्चा अपने माता पिता, भाई बहन या दोस्त के संपर्क में आकर भाषा बोलना, शिष्टाचार सीखना और विभिन्न सामाजिक कौशल विकसित करना शुरू करता है। स्कूल में बच्चे शिक्षकों और सहपाठियों के संपर्क में आकर नए व्यवहार और ज्ञान सीखते हैं। कार्यस्थल पर कर्मचारी और सहयोगी और वरिष्ठों के संपर्क में आकर व्यवसायिक कौशल और कार्य संस्कृति सीखते हैं। तो ये सभी संपर्क सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री की अगर हम बात करें तो ये क्यों नहीं है? तो दृश्य श्रव्य सामग्री जिसमें फिल्म, टीवी शो, ऑनलाइन वीडियो, ये सारे आ जाएंगे, अधिगम के प्रकार हैं, और यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष संपर्क या फिर अवलोकन है। हालांकि संपर्क एक व्यापक शब्द है जिसमें प्रत्यक्ष मानव अंतःक्रिया शामिल है, जो सामाजिक अधिगम का सबसे मौलिक और शुरुआती बिंदु है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री स्वयं संपर्क एक माध्यम मानी गई है, तो इसलिए अधिगम का मूल संपर्क से शुरू होता है। इसके माध्यम से अंतःक्रिया और अवलोकन संभव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए। विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, तो ये किसको दिखाता है? परियोजनात्मक उपागम को, प्रगतिशील चिंतन, लैंगिक पूर्वाग्रह या वैश्विक प्रवृत्तियों को? तो राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय अगर लड़कियों को वरीयता देता है तो किसका क्वेश्चन है? लैंगिक पूर्वाग्रह का, उसी का है। अब यहाँ पर जैसे प्रयोजनात्मक उपागम आया था, ये क्या है? तो प्रयोजनात्मक उपागम का मतलब है व्यवहारिक या परिणामों पर केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना। लड़कियों को वरीयता देना किसी ऐसे व्यवहार लक्ष्य पर आधारित नहीं जो योग्यता से संबंधित हो। प्रगतिशील चिंतन की अगर हम बात करें तो प्रगतिशील चिंतन समानता, समावेशिता और प्रत्यक्ष व्यक्ति की क्षमता को बढ़ावा देने पर केंद्रित होता है, लिंग पर आधारित भेदभाव पर नहीं। तो लड़कियों को सिर्फ उनके लिंग के कारण वरीयता देना प्रगतिशील चिंतन नहीं है। लैंगिक पूर्वाग्रह की अगर हम बात करें तो
लैंगिक पूर्वाग्रह का मतलब है किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर उसके प्रति पक्षपात करना या अनुचित व्यवहार करना। और इस मामले में विद्यालय लड़कियों को उनकी योग्यता की क्षमता के बजाय केवल उनके लिंग के कारण वरीयता दे रहे हैं। तो ये एक भेदभाव का उदाहरण है। जैसे यदि किसी गायन प्रतियोगिता में लड़कियों को केवल इसलिए चुना जाता है क्योंकि लड़कियों की आवाज़ लड़कों से अच्छी होती है, या फिर लड़कियां मंच पर बेहतर दिखती हैं, तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह है। वास्तविक चयन योग्यता और प्रतिभा पर आधारित होना चाहिए, न कि लिंग पर। वैश्विक प्रवृत्तियों की अगर हम बात करें तो जब लैंगिक समानता वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, तो यहाँ पर वर्णित व्यवहार लड़कों केवल लिंग के आधार पर देगा, समानता को बढ़ावा नहीं देगा, बल्कि एक अन्य प्रकार के पक्षपात को दिखाएगा। तो इस कारण से जो है यहाँ पर यह लैंगिक पूर्वाग्रह है जो इसको माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, या अपने सामाजिक मानदंड बनाना। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या मतलब है? अब क्या मतलब है इसका? इसका अर्थ है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन से। असमाजीकरण क्या है? तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में मानदंड, मूल्य, विश्वास और व्यवहार को सीखता है और समाज के प्रभावी सदस्य बनते हैं। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का उद्देश्य बच्चों को समाज में सफलतापूर्वक भाग लेने के लिए तैयार करना है। अगर समाज में बड़ों का सम्मान अगर हम देखें तो समाजीकरण का एक हिस्सा, लेकिन केवल एक पहलू है। तो समाजीकरण एक व्यापक प्रक्रिया जिसमें और भी बहुत कुछ शामिल है। और वातावरण में अनुकूलन और अगर हम समायोजन को देखें तो ये क्या है? समाजीकरण की सबसे व्यापक और सटीक परिभाषा। इसमें शामिल है कि कैसे एक व्यक्ति समाज के विभिन्न पहलू जैसे कि नियम, भूमिका, अपेक्षा को समझता है, उन्हें आत्मसात करता है और उनके अनुसार अपने व्यवहार को ढालता है। तो ये व्यक्ति को सामाजिक रूप से स्वीकार्य और प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है। जैसे कि स्कूल में बच्चे सीखते हैं कक्षा में कैसे व्यवहार करना है, नियम का पालन करना, शिक्षकों और सहपाठियों के साथ कैसे बातचीत करनी है और समूह गतिविधियों में कैसे भाग लेना है। तो वे सहिष्णुता, सहयोग और जिम्मेदारी जैसे सामाजिक मूल्यों को भी सीखते हैं। तो ये सब उन्हें स्कूल के सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और संयोजन करने में मदद करता है, जो बड़े समाज का एक लघु रूप है। सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, जबकि मानदंडों का अनुपालन समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सदैव शब्द इसे थोड़ा कठोर बनाता है। तो समाजीकरण में मानदंडों को समझना और अधिकांशतः का पालन करना शामिल है, लेकिन इसमें आलोचनात्मक सोच और रचनात्मक विचलन की गुंजाइश भी हो सकती है। इसके अलावा यह अनुकूलन और संयोजन की व्यापक प्रक्रिया का केवल एक हिस्सा है। और अगर हम ऑप्शन डी को देखें, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाजीकरण में मुख्य रूप से मौजूदा सामाजिक मानदंडों को सीखना और आंतरिक करना समाजीकरण है। इसमें ये शामिल है, न कि अपने स्वयं के मानदंड बनाना। तो व्यक्तिगत मानदंड बनाना यह व्यक्ति के विकास का हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह समाजीकरण की प्राथमिक जो परिभाषा नहीं मानी गई है। तो इसलिए समाजीकरण में प्रभावी ढंग से रहना सीखने की प्रक्रिया समाजीकरण की सबसे उपयुक्त परिभाषा मानी गई है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, छोटे विद्यार्थियों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके या वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके। तो सही आंसर अगर हम देखें तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी वाला, कि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। अब पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, सहकर्मी अंतःक्रिया का प्राथमिक लक्ष्य पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करना ही है। प्रभावी सीखने के लिए गति की तुलना में गहराई और समझ अधिक महत्वपूर्ण होती है। और ऑप्शन बी अगर हम देखें, पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, यह समवयस्क अंतःक्रिया का एक प्रमुख लाभ है। जब बच्चे एक साथ काम करते हैं तो वे सहयोग करना, विचारों का आदान प्रदान करना, दूसरों की बात सुनना, समझौता करना, समस्याओं को एक साथ हल करना और संघर्षों को प्रतिबंधित करना जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक कौशल सीखते हैं। और ये कौशल उनके समग्र सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए आवश्यक है।
उदाहरण के रूप में जैसे समूह परियोजनाओं में बच्चे एक दूसरे की भूमिकाओं को समझते हैं, काम बांटते हैं और एक साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संवाद करते हैं। तो इससे उनमें नेतृत्व और टीम वर्क और सहानुभूति जैसे सामाजिक कौशल विकसित होते हैं। शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें। यद्यपि अंतःक्रिया से कभी कभी बेहतर कक्षा प्रबंधन हो सकता है, जैसे जब बच्चे सीखने में व्यस्त होते हैं, तो यह अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करने का प्राथमिक शैक्षिक उद्देश्य नहीं है। वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें। बच्चे एक दूसरे से सीखने की प्रक्रिया में प्रश्नों के उत्तर सीख सकते हैं, लेकिन यह एक सामाजिक कौशल के व्यापक दायरे में आता है। केवल उत्तर सीखने पर ध्यान केंद्रित करना सामाजिक अधिगम के व्यापक लाभों को सीमित करता है। इसलिए सहकर्मी अंतःक्रिया का मुख्य उद्देश्य बच्चों में महत्वपूर्ण सामाजिक कौशल विकसित करना है, जो उनके जीवन भर काम आएंगे। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा सहयोगात्मक अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, समूह में द्वंद्व होता है, उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा हमारा सही आंसर रहेगा। सेंसर की बात करें तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी वाला, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होगा। अब जैसे यहाँ पर सहयोगात्मक अधिगम क्या है, एक शिक्षण विधि जहाँ विद्यार्थी छोटे समूह में मिलकर काम करते हैं ताकि एक साझा लक्ष्य प्राप्त कर सके, और इसमें अधिक सक्षम विद्यार्थी कम सक्षम विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। अब जैसे आया था कि यहाँ पर गहन प्रतियोगिता क्या है, तो सहयोगात्मक अधिगम का उद्देश्य है प्रतियोगिता को कम करना और सहयोग को बढ़ावा देना, इसलिए गहन प्रतियोगिता होने की संभावना कम होती है। उच्च नैतिक विकास की अगर हम बात करें तो हालांकि नैतिक विकास सहानुभूति न्याय का कुछ स्तर बढ़ सकता है, यह सहयोगात्मक अधिगम या का प्राथमिक या सबसे सीधा परिणाम नहीं है। समूह में अगर द्वंद्व की अगर हम यहाँ पर बात करें, यदि ठीक से प्रतिबंधित न किया जाए तो कुछ द्वंद्व हो सकता है, लेकिन अच्छी तरह से संरचित सहयोगात्मक अधिगम का लक्ष्य द्वंद्व को कम करना और समूह सामंजस्य बढ़ाना है, और यह इसका प्राथमिक परिणाम नहीं है। उच्च उपलब्धि और आत्म सम्मान विकसित होता है, यह एक सहयोगात्मक अधिगम का एक महत्वपूर्ण लाभ है। तो उच्च उपलब्धि जब प्रवीण विद्यार्थी छोटे या कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं तो दोनों को फायदा होता है। प्रवीण विद्यार्थी अपने ज्ञान को स्पष्ट करके अपनी समझ को मजबूत करते हैं, और कम निपुण विद्यार्थी व्यक्तिगत ध्यान और विभिन्न स्पष्टीकरणों से लाभान्वित होते हैं, जिससे उनकी समझ और एकात्मिक प्रदर्शन में सुधार होता है। जैसे एक गणित समूह में एक छात्र जिसे समीकरणों को हल करने में महारत हासिल है, वह उन छात्रों की मदद करता है जिन्हें कठिनाई हो रही है। तो इस प्रक्रिया में प्रवीण छात्र अपनी अवधारणा को और स्पष्ट करता है, जबकि अन्य छात्र समस्या समाधान कौशल सीखते हैं, जिससे सभी की समग्र गणितीय उपलब्धि बढ़ती है। और आत्मसम्मान की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आत्मसम्मान क्या है, जब कम निपुण विद्यार्थी सीखने में सफल होते हैं तो उनका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ता है। प्रवीण विद्यार्थी दूसरों की मदद करने में सक्षम होने पर सशक्त और मूल्यवान महसूस करते हैं, जिससे उनका आत्मसम्मान बढ़ता है। उदाहरण के लिए जैसे जब कम निपुण छात्र सही उत्तर प्राप्त करते हैं और समझते हैं तो वे अपनी क्षमता में अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। इसी तरह से जब प्रवीण छात्र देखते हैं तो उनकी मदद से दूसरे सीख रहे हैं तो उन्हें अपनी क्षमता पर गर्व होता है। कहने का मतलब है कि जैसे कम समझ में आता है वो तो जो एक जैसे जिसके पास सभी कुछ आता है वो दूसरे बच्चे को समझा रहा है, तो इसके तो और ज़्यादा ज्ञान में वृद्धि हो रही है और ये इससे सीख रहे हैं। ये इसलिए खुश है कि मेरे और ज़्यादा याद हो रहा है, और ये इसलिए खुश हो रहा है कि उन्हें समझ में आ रहा है। तो मतलब एक दूसरे पर ये सीख रहे हैं एक दूसरे से। इसलिए सहयोगात्मक अधिगम का संबंध महत्वपूर्ण परिणाम उपलब्धि और आत्मसम्मान का विकास है। नेक्स्ट आ जाता है व्यवहार को करना। यह आता है सीखने का गतिक क्षेत्र, मतलब कॉग्निटिव क्षेत्र, सीखने का मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, भावात्मक या संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो व्यवहार को करना किस में आता है? अब इसमें अगर हम देखें तो यह आएगा सीखने के गतिक क्षेत्र में, कॉग्निटिव कह देते हैं जिसे। अब ये जो प्रश्न है बेंजामिन ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है। हालांकि कॉग्निटिव शब्द पारंपरिक ब्लूम के वर्गीकरण में साइकोमोटर डोमेन के अधिक निकट है। ब्लूम ने सीखने के 3 मुख्य डोमेन क्षेत्र बतलाए थे, जैसे सीखने का गतिक क्षेत्र, मनोगत्यात्मक क्षेत्र। यह क्षेत्र शारीरिक कौशल, समन्वय और गत्यात्मक क्रियाओं के विकास से संबंधित है। इसमें सारी क्रियाओं के माध्यम से करना शामिल है, जैसे कि साइकिल चलाना सीखना, टाइप करना, चित्र बनाना, किसी वाद्य यंत्र को बजाना, गेंद को फेंकना, पकड़ना। तो इन सभी में शारीरिक क्रिया करना शामिल है।
सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र या कोई विशिष्ट ब्लूम का डोमेन नहीं है। मनोवैज्ञानिक एक बहुत व्यापक शब्द है। सीखने के भावात्मक क्षेत्र, तो एक क्षेत्र भावनाओं, दृष्टिकोणों, मूल्य, प्रशंसा, प्रेरणा से संबंधित है। इसमें महसूस करना या विश्वास करना शामिल है। उदाहरण के लिए परिवार के प्रति सम्मान विकसित करना, ईमानदारी को महत्व देना, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना। सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, यह क्षेत्र ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन जैसे बौद्धिक कौशल और मानसिक क्षमताओं से संबंधित है और इसमें सोचना या जानना शामिल है। उदाहरण के लिए गणित की समस्या हल करना, इतिहास की घटनाओं को याद करना, एक अवधारणा को समझना, किसी पाठ का विश्लेषण करना। क्योंकि व्यवहार को करना की बात करता है तो जो सारी क्रिया और कौशल को दिखाता है, इसलिए गत्यात्मक क्षेत्र में ये आएगा। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह के सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे कि समूह चर्चा, समूह परिचय, परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम या प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो ये समूह चर्चा, परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि जो सीखने के कौन से आयाम के अंतर्गत ये आते हैं? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो यह आएगा सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। और सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम क्या है? तो यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है जो दूसरों के साथ बातचीत, सहयोग और भागीदारी के माध्यम से होती है। वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिकों ने इस बात पर जोर दिया था। जब शिक्षिका समूह चर्चा, समूह परियोजना और भूमिका निर्वाह करती है तो वह छात्रों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने, ज्ञान साझा करने और सामूहिक रूप से समस्याओं को हल करने का अवसर देती है, जिससे अधिगम होता है। उदाहरण के रूप में समूह चर्चा में छात्र एक दूसरे के विचारों को सुनते हैं, अपने विचार भी व्यक्त करते हैं और किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो समूह परियोजना में वे मिलकर काम करते हैं और जिम्मेदारी बांटते हैं। भूमिका निर्वाह में वे विभिन्न सामाजिक भूमिकाओं को समझते हैं और उन्हें निभाना भी सीखते हैं। ये सभी गतिविधियां दिखाती है कि सीखना एक सामाजिक संदर्भ में कैसे होता है। और अगर हम यहाँ पर ऑप्शन बी वाला देखें तो मनोरंजन द्वारा अधिगम। अब यद्यपि ये गतिविधियां मनोरंजक हो सकती है और उनका प्राथमिक उद्देश्य मनोरंजक नहीं, बल्कि क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखना है। भाषा निर्देशित अधिगम की अगर हम बात करें तो भाषाई अधिगम गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विशेषकर चर्चा में, लेकिन यह अधिगम का एकमात्र या प्राथमिक आयाम नहीं है। सीखना केवल भाषा के माध्यम से नहीं होता। और ऑप्शन डी को अगर हम देखें तो प्रतियोगिता आधारित अधिगम, तो ये गतिविधियां सहयोग को बढ़ावा देती हैं, प्रतियोगिता को नहीं। यदि उनका उद्देश्य प्रतियोगिता होता तो छात्रों को एक दूसरे के खिलाफ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता। तो इसलिए स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाया गया है कि शिक्षा अधिगम को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देख रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता, तो इस विद्यार्थी को किसकी सहायता की आवश्यकता है? यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें भावात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, संज्ञानात्मक क्षेत्र या मनोगत्यात्मक क्षेत्र, तो कौन सा आएगा यहाँ पर? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आएगा भावात्मक क्षेत्र। जब एक विद्यार्थी आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के नियमों का पालन नहीं करता तो उसके भावनात्मक और सामाजिक विकास में समस्या का ये संकेत है। अब भावात्मक क्षेत्र क्या है? तो ये क्षेत्र भावना, दृष्टिकोण, मूल्य, सामाजिक समायोजन, आत्मनियंत्रण और दूसरों के प्रति सहानुभूति से संबंधित है। आक्रामक व्यवहार और नियमों का पालन न करना ये दिखाता है कि विद्यार्थी अपनी भावनाओं को प्रतिबंधित करने, दूसरे के प्रति उचित दृष्टिकोण रखने और सामाजिक मानदंडों को आंतरिक करने में संघर्ष कर रहा है। उसे भावनात्मक रूप से समायोजित होने और अपने व्यवहार को नियंत्रित करने में सहायता की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए यदि कोई बच्चा बिना किसी कारण के अपने सहपाठियों को धक्का देता है या फिर चिल्लाता है या स्कूल के नियमों को तोड़ता है, जैसे बिना अनुमति के कक्षा से बाहर जाना, तो उसे अपनी भावनाओं को पहचानने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने के लिए मार्गदर्शन और कौशल सिखाने की आवश्यकता है। उसे सहानुभूति और सामाजिक जिम्मेदारी के मूल्य को समझने में भी मदद की जानी चाहिए। ये सभी भावात्मक क्षेत्र से संबंधित है। उच्च स्तरीय चिंतन कौशल की अगर हम बात करें तो ये समस्या समाधान, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन जैसे कौशल है। हालांकि ये महत्वपूर्ण है। आक्रामक व्यवहार और नियमों का उल्लंघन सीधे तौर पर चिंतन कौशल के कर्मी से संबंधित नहीं है, बल्कि भावनात्मक विनियमन और सामाजिक संयोजन से अधिक संबंधित है। संज्ञानात्मक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये ज्ञान, समझ और बौद्धिक क्षमताओं से संबंधित है। छात्र को नियमों का ज्ञान हो सकता है, लेकिन वह उन्हें भावात्मक या व्यवहारिक स्तर पर लागू करने में असमर्थ हो सकता है। मनोगत्यात्मक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यह शारीरिक कौशल और समन्वय से संबंधित है। आक्रामक व्यवहार शारीरिक हो सकता है, लेकिन समस्या के जड़ मनोगत्यात्मक कौशल में की कमी में नहीं, बल्कि अंतर्निहित भावनात्मक और सामाजिक मुद्दों में है।
तो इसलिए विद्यार्थी को मुख्य रूप से भावनात्मक जो क्षेत्र है इसमें सहायता की आवश्यकता मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि अपने शिक्षार्थियों की सामूहिक गतिविधियों को में शामिल करें, क्योंकि सीखने का सुगम बनाने के अतिरिक्त ये सहायता भी करती है। अब किस में सहायता करती है? दो चिंता में, समाजीकरण में, मूल्य द्वंद्व में या फिर आक्रामकता में। तो किस में सहायता करती है? तो किस में करेंगे? समाजीकरण में सहायता करेंगे। अब जैसे पहले ऑप्शन आया दो चिंता, ये क्यों नहीं है? सामूहिक गतिविधियां कुछ बच्चों के लिए प्रारंभिक दुचिंता का कारण बन सकती है, लेकिन उनका उद्देश्य है दुचिंता का बढ़ाना नहीं। वास्तव में उचित मार्गदर्शन के साथ वे सामाजिक चिंता को कम करने में मदद कर सकती है। समाजीकरण की अगर हम बात करें तो सामूहिक गतिविधियां बच्चों को दूसरे के साथ बातचीत करने, सहयोग करने और विचारों को आदान प्रदान करने, समझौता करने और सामाजिक नियमों का पालन करने का अवसर प्रदान करती है। और यह सब समाजीकरण प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके द्वारा बच्चे समाज के प्रभावी सदस्य बनते हैं। उदाहरण के लिए जब बच्चे समूह में काम करते हैं तो वे साझा लक्ष्यों के लिए एक दूसरे के साथ संवाद करना सीखते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं, दूसरों की बात सुनते हैं और संघर्षों को हल करते हैं। वे नेतृत्व और अन्याय की भूमिका भी सीखते हैं। ये सभी कौशल उन्हें सामाजिक रूप से समर्जित और समाज में सफल होने में मदद करते हैं, जो समाजीकरण का सार है। मूल्य द्वंद्व की अगर हम बात करें, हालांकि सामूहिक गतिविधि में विचारों में भिन्नता हो सकती है, जिससे कभी कभी अल्पकालिक द्वंद्व हो सकता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य है मूल्य द्वंद्व को बढ़ावा देना नहीं। और आक्रामकता को अगर हम लें तो अच्छी तरह से संरचित सामूहिक गतिविधियां आक्रामकता को कम करने और सरकारी व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की जाती है, न कि आक्रामकता बढ़ाने के लिए। तो इसलिए सामूहिक गतिविधियां समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक, ये बचाती है। अब एक अच्छी जो पाठ्य पुस्तक को किससे बचाएगी? लैंगिक समानता से, सामाजिक उत्तरदायित्व से, लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक संवेदनशीलता से। तो अच्छी जो पाठ्य पुस्तक वो किससे बचाती है? तो वो बचाती है लैंगिक पूर्वाग्रह से। अब जैसे कि ऑप्शन में आया है लैंगिक समानता, ये क्या है? एक अच्छी पाठ्य पुस्तक लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है। यह वह चीज नहीं है जिससे अच्छी पाठ्य पुस्तक बनती है, बल्कि वह इसे हासिल करने का प्रयास करती है। सामाजिक उत्तरदायित्व को अगर हम देखें तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक छात्र में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करने में मदद करती है, और ये भी वह चीज नहीं जिससे अच्छी पाठ्य पुस्तक बचती है। लैंगिक पूर्वाग्रह को अगर हम देखें तो लैंगिक पूर्वाग्रह का मतलब है लिंग के आधार पर अनुचित झुकाव या भेदभाव दिखाना, जैसे कि पुरुष या महिला को केवल रूढ़िवादी भूमिका में चित्रित करना या एक लिंग को दूसरे से श्रेष्ठ दिखाना। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक ऐसे पूर्वाग्रह से बचती है और सभी लिंगों को निष्पक्ष और समावेशी तरीके से प्रस्तुत करती है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो एक पाठ्य पुस्तक केवल पुरुषों को इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक के रूप में दिखाती है, जबकि महिलाओं को केवल नर्स, शिक्षिका या गृहिणी के रूप में दिखाती है, तो वह लैंगिक पूर्वाग्रह को बढ़ावा देती है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक इन रूढ़ियों से बचती है और सभी लिंगों के व्यक्तियों को विविध भूमिकाओं और व्यवसायों में चित्रित करती है, और यह दिखाती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में काम कर सकता है, चाहे कोई से भी लिंग हो। मतलब किताब है, जैसे अपने स्टैट की लगा लो। अब स्टैट में जरूरी थोड़ी है कि उसमें टीचर मतलब अध्यापक ही होंगे, तो इसमें लेडीज भी लगती है। तो एक पाठ्य पुस्तक जो होती है वो ये देखकर नहीं बनाई जाती कि इसमें जो है केवल जो है पुरुष लगेंगे या स्त्री लगेंगे, तो कोई जो भी पढ़ेगा वही इसमें लग जाएगा। लैंगिक संवेदनशीलता को अगर हम देखें तो लैंगिक संवेदनशीलता का मतलब है लिंग से संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूक और विचारशील होना। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक लैंगिक संवेदनशीलता को दिखाती है, और यह वह चीज़ नहीं जिससे अच्छी पाठ्य पुस्तक बनती है, बल्कि वैसे बढ़ावा देती है। इसलिए अच्छी पाठ्य पुस्तक लैंगिक पूर्वाग्रह को दूर रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समाजीकरण से। अब समाजीकरण जो इसका मतलब क्या है? सामाजिक मानदंडों का कठोर रूप से पालन करना, समाज में समायोजित होना, सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना, सामाजिक विविधता को समझना। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन बी वाला है यहाँ पर, समाज में समायोजित होना। अब समाजीकरण क्या है? एक सतत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के मूल्य, विश्वास, मानदंड, व्यवहार पैटर्न को सीखता है और आंतरिक करते हैं ताकि वे समाज के प्रभावी सदस्य बन सके। अब जैसे यहाँ पर आया है सामाजिक मानदंड, ये क्या है? इसका कठोर रूप से पालन करना। अब जो समाजीकरण है इसमें मानदंडों को सीखना और उनका पालन करना शामिल है, लेकिन कठोर रूप से शब्द थोड़ा अत्यधिक है। समाजीकरण में अनुकूलता भी शामिल होती है और कुछ स्थिति में रचनात्मकता विचलन भी हो सकती है, तो यह व्यापक प्रक्रिया का केवल एक हिस्सा है।
और समाज में समायोजित होने को अगर हम देखें तो समाजीकरण का सबसे सटीक और व्यापक अर्थ है, इसका मतलब है कि व्यक्ति समाज की अपेक्षाओं, नियमों और सांस्कृतिक संदर्भों को समझते हैं और उनके अनुसार अपने व्यवहार और सोच को डालते हैं ताकि समाज में प्रभावी ढंग से कार्य कर सके और स्वीकार्य हो। जैसे कि एक बच्चा है, स्कूल में सीखता है कि दूसरों के साथ कैसे साझा करना है, अपनी बारी का इंतजार करता है और बड़ों का सम्मान करना। एक किशोर सीखता है समूह में कैसे फिट होना है और विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करना है, जैसे पार्टी में, नौकरी के साक्षात्कार में। तो एक वयस्क सीखता है कि एक नए कार्यस्थल के नियमों और संस्कृति के अनुसार कैसे अनुकूलन करना है। ये सभी संयोजन के उदाहरण हैं जो समाजीकरण के माध्यम से होते हैं। सामाजिक मानदंड को अगर हम ले तो समाजीकरण के विपरीत है विद्रोह का मतलब है स्थापित मानदंडों को अस्वीकार करना, उनका उल्लंघन करना, जो समाजीकरण का लक्ष्य नहीं है। और सामाजिक विविधता को समझना अगर हम देखें तो सामाजिक विविधता को समझना समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है, खासकर एक बहुत सांस्कृतिक समाज में, लेकिन यह समाजीकरण की समग्र प्रक्रिया की सटीक परिभाषा नहीं है। तो यह समाजीकरण का एक उप उत्पाद या आवश्यकता हो सकती है। इसलिए समाज में सफलतापूर्वक कार्य करने और रहने के लिए श्रम को ढालना मतलब समायोजित करना ही समाजीकरण का मुख्य अर्थ है। नेक्स्ट है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उससे आगे भी बढ़ते हैं। तो ये विचार किन का था? अब ये विचारों की बात करें तो जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की या फिर आईपी पावलोव, तो किन का था ये? तो ये था विचार जीन पियाजे का। अब जीन पियाजे जो है, इनका मानना था विचार मतलब संज्ञानात्मक विकास भाषा से पहले आते हैं और उसे निर्धारित करते हैं। इनके अनुसार बच्चे पहले अवधारणा विकसित करते हैं और फिर उन अवधारणाओं को व्यक्त करने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। उनका यह भी मानना था कि कुछ विचार ऐसे भी होते हैं जो भाषा से परे होते हैं और इन्हें सीधे अनुभव या क्रिया के माध्यम से समझा जाता है। उदाहरण के लिए एक छोटा बच्चा है किसी वस्तु की स्थायित्व की अवधारणा को विकसित करता है, तो ये समझना कि कोई वस्तु तब भी मौजूद रहती है जब वह दृष्टि से ओझल हो जाती है, इससे पहले कि वह अवधारणा को शब्दों में व्यक्त कर सके। बच्चा अपने इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से विचार विकसित करता है। और जिन पियाजे के अनुसार बच्चे पहले अपने वातावरण के साथ बातचीत करके सीखते हैं और फिर इस ज्ञान को भाषा में व्यक्त करते हैं। और जैसे कि कोलबर्ग आया था, अगर हम इनके अनुसार देखें तो इनका कौन सा सिद्धांत था? नैतिक विकास का सिद्धांत था इनका। उनका काम है मुख्य रूप से नैतिकता और नैतिक तर्क पर केंद्रित, मतलब इन पर केंद्रित था, न कि सीधे तौर पर भाषा और विचार के संबंध पर। वाइगोत्स्की को अगर हम देखें तो वाइगोत्स्की का विचार जीन पियाजे के बिल्कुल उल्टा था, मतलब विपरीत था। और इनका मानना था कि भाषा और विचार शुरू में अलग अलग विकसित होते हैं लेकिन बाद में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इनके अनुसार भाषा विचार के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ये एक उपकरण है जो सोच को आकार देता है। आईपी पावलोव को अगर हम देखें तो किस लिए जाने जाते थे? व्यवहारवादी के रूप में, जिन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? शास्त्रीय निबंधन का सिद्धांत। और उनका काम सीखने की प्रक्रियाओं पर केंद्रित था, न कि भाषा और विचार के संबंध पर। इसलिए विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। तो ये विचार जो है जीन पियाजे से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? स्वनिम प्रयोग विज्ञान, प्रैग्मेटिक्स क्या देते हैं, वाक्य रूपिम या फिर स्वनिम। तो सबसे छोटी इकाई यहाँ पर कौन सी मानी गई है? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये रूपिम जो इसको माना गया है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं जैसे स्वनिम प्रयोग विज्ञान प्रैग्मेटिक्स यह भाषा के उपयोग के संदर्भ और अर्थ से संबंधित है, यानी भाषा का वास्तविक दिन में कैसे उपयोग किया जाता है और लोग संदर्भ के आधार पर अर्थ कैसे निकालते हैं। यह अर्थ की सबसे छोटी इकाई नहीं है बल्कि भाषा के उपयोग का एक व्यापक पहलू भी है। वाक्य को अगर मिले सेंटेंस क्या देते हैं जिसे, तो वाक्य शब्दों का एक समूह है जो एक पूर्ण विचार व्यक्त करता है, भाषा की एक बड़ी इकाई है और सबसे छोटी नहीं है। रूपिम अगर हम देखें तो रूपिम भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसका अपना एक अर्थ होता है भले ही वह एक पूरा शब्द न हो, तो यह शब्द का एक हिस्सा हो सकता है जो इसके अर्थ को बदल देता है। उदाहरण के लिए जैसे अगर हम ले तो जैसे शब्द है अविश्वसनीय, 3 रूपी में इसमें अ है उपसर्ग जिसका अर्थ नहीं या विपरीत है, विश्वास मूल शब्द है इसमें और निय प्रत्यय वाला जिसका अर्थ के योग्य है। इसी प्रकार से शब्द है यहाँ पर बिल्लियो, बिल्ली मूल शब्द है, यो बहुवचन के रूप में है। तो ये सभी रूपी अपने अर्थ में
अपने आप में अर्थ रखते हैं। इस प्रकार से था ये। और स्वनिम का मतलब क्या है? स्वनिम है किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जो अर्थ को बदल सकती है। यह स्वयं में कोई अर्थ नहीं रखती लेकिन शब्दों को अलग करने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे बिल्ली है, वर्ण विच्छेद कर देते हैं जैसे, तो जब इसको क्या से लिखेंगे, बा इला ई ये लिखते हैं, तो ब और प जैसे स्वनिम अलग अलग शब्द बनाते हैं। बिल्ली और पिल्ली, हालांकि पिल्ली कोई हिंदी शब्द नहीं है, यह स्वनिम के अंदर को दिखाता है। तो इसलिए भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई या रूपिम को माना गया है। वर्णीय अक्षर ही होती है भाषा की, वैसे हिंदी में अगर हम देखें तो। इसके बाद है विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा यहाँ पर हो सकता है। विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना। संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को अपेक्षा अधिक लड़कियों का चयन करना, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का चयन। शिक्षकों के द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आदि संज्ञान। पुरुष और महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। कौन सी वाली बात ठीक है इसमें? लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार वाला यही है, तो ऑप्शन जो सी में दिया गया है। अब जो लिंग जो भेदभाव है इससे बचने का सर्वोत्तम तरीका वह होगा जो व्यवहार के मूल कारणों को संबोधित करे और सकारात्मक बदलाव लाए। विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना। नियम बनाना और उनका पालन करवाना महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल नियम बनाना और लागू करना हमेशा व्यवहार में आंतरिक परिवर्तन नहीं लाता। लोग नियमों का पालन डर से कर सकते हैं लेकिन उनके पूर्वग्रह बने रह सकते हैं, तो यह एक आवश्यक कदम है लेकिन सर्वोत्तम या पूर्ण समाधान नहीं। और अगर हम यहाँ पर संगीत ऑप्शन बी वाला देखें, संगीत प्रतियोगिता वाला, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का चयन करना, तो इससे में एक प्रकार का लिंग भेदभाव है। लड़कों को प्राथमिकता देना और यह समस्या को हल करने के बजाय उसे और ज़्यादा बढ़ाएगा, भेदभाव उत्पन्न हो जाएगा। और ऑप्शन सी को अगर हम देखें तो शिक्षकों के द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का संज्ञान करना, मतलब यह सबसे प्रभावी तरीका है। शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आदर्श होते हैं। यह शिक्षक स्वयं अपने अनजाने में किए गए लैंगिक पूर्वाग्रह है, मतलब लड़कियों को केवल शांत गतिविधियों में शामिल करना या लड़कों से अधिक कठोर व्यवहार की उम्मीद करना, इसको पहचानते हैं और उन्हें ठीक करते हैं, तो वे कक्षा में एक निष्पक्ष और समावेशी वातावरण बना पाएंगे। जब शिक्षक स्वयं लिंग समानता का प्रदर्शन करते हैं तो विद्यार्थी सीखते और आंतरिक करते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई शिक्षक यह महसूस करता है कि वह अक्सर गणित के प्रश्नों के लिए केवल लड़कों को ही बुलाता है, तो उसे इस पूर्वाग्रह को पहचानना चाहिए और जानबूझकर लड़कियों को भी समान अवसर देना चाहिए। यदि कोई शिक्षक लड़कियों को खेल के मैदान में अधिक सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित करता है न कि लड़कों को, तो वह लैंगिक समानता को बढ़ावा दे रहा है। तो यह आत्म प्रतिबिंब और सुधार व्यवहार में वास्तविक बदलाव लाता है। और अगर हम ऑप्शन डी को देखें, पुरुष और महिला की संख्या को समान संख्या में भर्ती करना, तो शिक्षकों में संतुलन लिंग होना अच्छा है, लेकिन यह सीधे तौर पर भेदभाव को खत्म नहीं करेगा यदि वे शिक्षक स्वयं पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं। एक संतुलित कार्यबल होना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह स्वयं भेदभाव को खत्म करने का सर्वोत्तम तरीका नहीं है जब तक कि व्यवहार स्वयं नहीं बदलता। तो इसलिए शिक्षकों को आत्मचिंतन और उनके स्वयं के पक्षपातपूर्ण व्यवहार को ठीक करना लिंग भेदभाव से बचने का सबसे शक्तिशाली तरीका माना गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है, और जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। तो मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है कि वह मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिका में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। इस तरह से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं, ये अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। तो कौन सा है यहाँ पर सही आंसर? यही है ऑप्शन ए वाला इसका। अब जैसे यहाँ पर आया है इसमें अगर हम देखें तो पहले वाला ऑप्शन अगर हम देखें तो मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। जब मोनिका राधिका से तुरंत मोहन पर जाती है और फिर मोहन के लिए अपने प्रश्न को बदलती है, तो यह दिखाता है कि वह अनजाने में या जाने अनजाने में यह मान है कि मोहन अर्थात लड़का जो है वो गणित के सवालों को हल करने में बेहतर है, यह उसे अधिक समर्थन की आवश्यकता है, जबकि राधिका एक लड़की को उतना मौका नहीं दिया गया। यह एक आम लैंगिक रूढ़िवादिता है कि लड़के गणित और विज्ञान में बेहतर होते हैं, ऐसा करके वे इस रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। उदाहरण के लिए यदि शिक्षिका मोनिका एक गणित की समस्या पूछने पर किसी लड़के को अधिक समय देती है और उसके लिए प्रश्न को सरल करती है,
जब एक लड़की को तुरंत छोड़कर दूसरे लड़के पर चल जाती है तो यह संदेश दे रहा है कि लड़की ही गणित में बेहतर है, यह उन्हें अधिक अवसर मिलना चाहिए। तो विद्यार्थियों में के मन में लैंगिक रूढ़िवादिता जो है उसको मजबूत करता है। तो बच्चे इसको समझते भी हैं। तो जैसे दो बच्चे हैं और दोनों ने अगर काम नहीं किया, एक की पिटाई कर दो और एक को छोड़ दो, तो दोनों के अंदर जाए भावना आएगी, जिसके नहीं लगे हैं पिटाई नहीं हुई उसके अंदर ये भावना आएगी कि सर ने जाए इनको जा कुछ नहीं कहा और मुझे दंडित किया। तो इस प्रकार की भावना जा आ सकती है। नेक्स्ट है, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। यदि ऐसा होता तो शिक्षिका राधिका को अधिक समय देती या उसकी मदद करती और उसे तुरंत छोड़कर दूसरे छात्र पर जाने इस बात का संकेत नहीं कि वह राधिका को उलझनपूर्ण स्थिति से बचा रही है, बल्कि यह राधिका को मौका न देने जैसा है। तो इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। यह शिक्षिका की ओर से एक नकारात्मक धारणा है जो राधिका की क्षमता को सीमित कर रही है, और यह एक प्रकार का पक्षपात है जो योग्य नहीं मानना। एक पूर्वधारणा है जो पूर्वग्रह का हिस्सा है और अपने सवालों के प्रति थोड़ा घबरा गई है। तो शिक्षिका के घबराने का कोई संकेत नहीं है, जानबूझकर छात्रों के साथ बातचीत कर रही है भले उसका तरीका त्रुटिपूर्ण हो। तो इसलिए सबसे जो सही जो है वो लैंगिक रूढ़िवादिता जो है उसको बढ़ावा दे रही है। नेक्स्ट आ जाता है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा प्रिय मित्र, पड़ोस, विद्यालय या फिर परिवार। तो कौन से वाला जो है यहाँ पर विषय इसमें सही रहेगा? तो सही कौन सा? मेरा परिवार। अब नर्सरी कक्षा के छोटे बच्चों के लिए विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो उनके तत्काल अनुभव और दूरी से संबंधित, ताकि वे आसानी से जोड़ सके और सीख सके। अब जैसे मेरा परिवार है तो छोटे बच्चों के लिए उसका परिवार की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण परिचित हिस्सा होता है। परिवार के बारे में बात करना, परिवार के सदस्यों को पहचानना, परिवार से जुड़ी भावनाओं को व्यक्त करना बच्चों के लिए स्वाभाविक और सुरक्षित महसूस करता है, और यह उन्हें अपनी पहचान बनाने, भाषा कौशल विकसित करने और भावनात्मक रूप से जुड़ने में मदद करता है। उदाहरण के लिए नर्सरी कक्षा में मेरा परिवार विषय के तहत बच्चे अपने माता पिता, भाई बहन और अन्य रिश्तेदारों के चित्र बना सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं और या परिवार से संबंधित गाना भी गा सकते हैं। तो वे परिवार के सदस्यों के विभिन्न भूमिकाओं के बारे में सीख सकते हैं। तो ये सब उनके लिए बहुत प्रासंगिक और समझने योग्य होता है। तो छोटे बच्चों को अपने परिवार के बारे में ज़्यादा पता होता है, उनके बारे में बता सकते हैं। मेरे प्रिय मित्र के बारे में अगर देखें तो हालांकि दोस्त महत्वपूर्ण होते हैं, परिवार की तुलना में प्रिय मित्र की अवधारणा थोड़ी अधिक सार्वत्रिक हो सकती है, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी स्कूल शुरू किया है और शायद अभी तक गहरे दोस्त नहीं बनाए हैं। मेरे पड़ोस को अगर देखें तो पड़ोस बच्चों के लिए थोड़ा बड़ा और कम व्यक्तिगत अवधारणा है, वह अपने घर के बाहर की दुनिया को समझने में थोड़ा समय लेता है। मेरे विद्यालय को अगर देखें तो विद्यालय भी उनके लिए एक नया वातावरण होता है। यद्यपि विद्यालय में होंगे, उनका सबसे परिचित और सुरक्षित अनुभव अभी भी घर और परिवार से जुड़ा होता है। तो मेरा परिवार नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए सबसे उपयुक्त और प्रासंगिक विषय वस्तु माना गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। मिठास, मिठाई, मीठी या मीठी। तो कौन सा बनेगा इसका? और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन कौन सा रहेगा? मीठा से क्या बनता है? मिठास बनता है, मीठा से मिठास। तो इस आम में मिठास बहुत है, तो मिठास एक भाव है जिसे महसूस किया जा सकता है, देखा या फिर छुआ नहीं जा सकता। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है यहाँ पर बुरा, इसका भाववाचक संज्ञा रूप है। तो कौन सा बनेगा बुरा का भाववाचक संज्ञा रूप जब हम बनाएंगे? बुराई, बुरापन, बुरापा या बुराईपन। तो कौन सा होगा? बुरा से बुराई, हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। बुराई एक भाव है और एक क्या है? नकारात्मक गुण। नेक्स्ट है चालाकी शब्द। अब एक ये विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम या फिर संज्ञा क्या है? और इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कौन सा होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो क्या है? चालाकी संज्ञा है, उसकी चालाकी सब पर भारी पड़ गई। चालाकी एक भाववाचक संज्ञा है जो एक गुण का नाम है। नेक्स्ट है संज्ञा का भेद नहीं होता है, व्यक्ति, जाति, निज या फिर भाववाचक। अब कौन सा नहीं है संज्ञा का एक भेद? तो ये निजवाचक, ये नहीं है निजवाचक, सर्वनाम का भेद है, संज्ञा का नहीं है। संज्ञा के अगर हम भेदों की बात करें तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक।
कुछ व्याकरणविद द्रव्यवाचक और समवाचक को भी इसी का भेद मानते हैं, लेकिन निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द की संख्या बताइए। ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत कठिन है। तो यहाँ पर द्रव्य, व्यक्ति, भाव या समुदाय, किसके बारे में यहाँ पर बात इसमें हो रही है? तो कौन से के बारे में है? तो भाव के बारे में। यहाँ पर सुंदरता शब्द रेखांकित नहीं है, लेकिन वाक्य में सुंदरता ही संज्ञा का उदाहरण है। सुंदरता एक गुण का भाव है जिसे महसूस किया जा सकता है, इसलिए एक भाववाचक जो संज्ञा है ये मानी गई है। नेक्स्ट है, सादा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप होगा। सादे, सादगी, सादी, सीधा, कौन सा होगा? तो इसमें देखें तो कौन सा होगा? यह होगा सादा से सादगी। महात्मा गांधी अपने जीवन में सादगी पसंद करते थे। यहाँ सादगी एक भाव है और एक जो गुण माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, चावल का दाम काफ़ी बढ़ गया है। इस वाक्य में जो संज्ञा वो आपने बतानी है, दाम काफ़ी, चावल या बढ़ना। तो संज्ञा है, इसमें कौन सी संज्ञा है? तो यही है चावल शब्द। चावल क्या है? एक वस्तु का नाम है और एक जातिवाचक संज्ञा है। दाम भी एक संज्ञा है। भाववाचक या जातिवाचक संदर्भ के आधार पर है, लेकिन इस वाक्य में मुख्य संज्ञा किसके बारे में बात हो रही है? तो जो चावल है। नेक्स्ट आ जाता है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अब ये किसका उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग, जाति व्यक्ति या जातिवाचक एक वचन। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। जातिवाचक संज्ञा एक वचन स्त्रीलिंग का। पुस्तक शब्द एक जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि यह किसी विशेष पुस्तक का नाम नहीं बल्कि पुस्तकों की पूरी जाति का बोध कराता है। हिंदी में पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग होता है, जैसे मेरी पुस्तक या मेरी पुस्तक अच्छी है, यहाँ एक वचन में प्रयोग हुआ है। इसके बाद है गुलाम। गुलाम शब्द का भाववाचक रूप है। गुलामे, गुलामी, गुलामपन या गुलामी, कौन सा है? तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन बी वाला है। तो गुलाम का भाववाचक बनेगा गुलामी। भारत को अंग्रेज की गुलामी से आज़ादी मिली। नेक्स्ट है मित्रता। मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? जाति, पदार्थ, भाव या फिर व्यक्तिवाचक? तो मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? तो मित्रता को माना गया है भाववाचक। हमारी मित्रता बहुत पुरानी है। यहाँ पर मित्रता एक संबंध या फिर भाव है जिसे महसूस किया जा सकता है। नेक्स्ट है, लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्ति, पदार्थ, भाव या फिर जाति? तो लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? एक जाति का बोध कराता है। एक कक्षा में बहुत सारे लड़के थे, तो लड़का किसी विशेष लड़के का नाम नहीं बल्कि लड़कों की पूरी जाति का बोध कराता है। इसके बाद है उजाला। किस प्रकार की संज्ञा है? भाव, पदार्थ, व्यक्ति या जाति? तो उजाला क्या है? भाववाचक है। कमरे में उजाला फैल गया, तो उजाला क्या एक अवस्था या फिर भाव है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, शीतलता किस प्रकार की संज्ञा है? भाव, जाति, व्यक्ति या फिर पदार्थवाचक? अब शीतलता किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये भाववाचक मानी गई है। सुबह की हवा में शीतलता का अनुभव हुआ। तो शीतलता एक गुण या फिर अवस्था है जिसे महसूस किया जा सकता है। इसके बाद आ जाता है चढ़ाई। किस प्रकार की संज्ञा है? पदार्थ, व्यक्ति, भाव या जातिवाचक? तो कौन सी है? भाववाचक है। पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन थी। तो यहाँ पर चढ़ाई एक क्रिया से बना हुआ है, एक अवस्था या फिर प्रक्रिया है। नेक्स्ट है छोटा। इसका भाववाचक संज्ञा रूप है। छोटी, छोटपन, छोटापन या छोटापन? तो कौन सा है? छोटापन। तो उसके छोटापन की वजह से इससे कोई गंभीरता से नहीं लेता। तो छोटापन एक गुण या फिर अवस्था है। इसके बाद गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप कौन सा होगा? गहराई, गहराना, गहराई या गहरा? तो गहरा से गहराई, तो कौन सा होगा? यही हो जाएगा गहराई। कुएं की गहराई बहुत अधिक थी। तो गहराई एक माप या फिर अवस्था को यहाँ पर दिखा रहा है। इसके बाद आ जाता है मुस्कुराहट से ही पता चल जाती है खुशी। इस वाक्य में संज्ञा बतानी है। पता चलना, मुस्कुराहट, जाती या फिर से? तो मुस्कुराहट से ही पता चल जाती है खुशी। अब यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो संज्ञा कौन सी है? तो यही है इसमें मुस्कुराहट। उसकी मुस्कुराहट ने मेरा दिन बना दिया। तो मुस्कुराहट एक भाववाचक संज्ञा है जो मुस्कुराना क्रिया से बनी है।
नेक्स्ट है जिस संज्ञा से किसी पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध हो तो उसे हम कहेंगे जाति, व्यक्ति, भाव या वस्तुवाचक संज्ञा। तो क्या कहेंगे हम उसे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। मिठास, सुंदरता, बुढ़ापा आदि ऐसे शब्द हैं जो किसी पदार्थ या व्यक्ति में पाए जाने वाले गुण धर्म का बोध कराते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सभा शब्द का प्रयोग किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? व्यक्ति, जाति, भाव या फिर द्रव्यवाचक। तो सभा का किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा ये? तो ये आएगा जातिवाचक के अंतर्गत। सभा शब्द समूह का बोध कराता है, लेकिन इसे सामान्यतः जातिवाचक संज्ञा के उपभेद समूहवाचक संज्ञा में रखा जाता है, क्योंकि यहाँ समूहवाचक का विकल्प नहीं है और सभा व्यक्तियों के एक वर्ग या जाति का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये माना जाएगा। इसके बाद है संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित होती है? सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या फिर समास से। तो संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित होती है? विशेषण से होगी, जो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है इसमें दिया गया है। संज्ञा की व्याप्ति का मतलब है उसका फैलाव या उसका अर्थ क्षेत्र। जब हम लड़का कहते हैं तो एक व्यापक संज्ञा है, लेकिन जब हम कहते हैं अच्छा लड़का या लंबा लड़का, तो अच्छा और लंबा विशेषण उस लड़के की विशेषताओं को सीमित कर देता है, जिससे संज्ञा का अर्थ अधिक विशिष्ट या मर्यादित हो जाता है। तो विशेषण संज्ञा के अर्थ को सीमित करके उसे अधिक स्पष्ट बनाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा संज्ञा विशेषण जोड़ी में सही नहीं है? अब एक सही नहीं है, वो कौन से वाला है? तो यहाँ पर जो पिता और पैतृक, जो प्रांत और ये जो प्रांत और प्रांतिक जो दिए गए हैं। विष संज्ञा है, विशाला विशेषण है, विशाला सांप। पिता संज्ञा है, पैतृक विशेषण है, पैतृक संपत्ति। आदि संज्ञा है, आदिम विशेषण है, आदिम जनजाति। प्रांत एक संज्ञा हो गई, प्रांतिक विशेषण हो गया, तो ये जोड़ी सही नहीं है। प्रांत का विशेषण प्रांतीय होता है, न कि प्रांतिक, तो इस कारण से ये अलग है। इसके बाद है सुंदर की भाववाचक संज्ञा होगी। सुंदरता, सौंदर्य, ए या दोनों। तो कौन सी है? डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, मतलब दोनों ही है। उसकी सुंदरता देखने लायक थी, प्रकृति का सौंदर्य अनुपम है, दोनों सुंदर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञाएं हैं। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों की व्याकरणिक कोटियां किस विकल्प में ठीक ठीक दिखाई गई है? शब्द सुंदरता, अपनाया, आप, उषा। तो किसमें ठीक ठीक ये बतलाई गई है? तो इसमें जो ऑप्शन डी को लिया गया था, इसको संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण को। अब जैसे यहाँ पर सुंदरता है, एक भाववाचक संज्ञा है, उसकी सुंदरता सबको मोहित करती है। अपनाया, अपनाया क्रिया का भूतकालिक रूप है, उसने मुझे अपनाया। आप एक मध्यम पुरुष सर्वनाम को उदाहरण है, आप कहाँ जा रहे हो। और उष्ण एक विशेषण है जिसका मतलब है गर्म, तो यह स्थान बहुत उष्ण है। नेक्स्ट आ जाता है बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? जाति, भाव, व्यक्ति या कोई सी भी नहीं, तो कौन सी है? भाववाचक है, बुढ़ापा जीवन की एक अवस्था है, या बुढ़ापा एक अवस्था या फिर भाव जिसे महसूस किया जा सकता है। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? भाव, समूह, जाति या व्यक्ति का। तो कौन सी किसका होगा? समूह का होगा। आज बाजार में बहुत भीड़ थी, तो बाजार एक स्थान है जहाँ व्यक्ति या वस्तुओं का समूह होता है, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा है, जो जातिवाचक संज्ञा का ही एक उपभेद माना गया है। कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? श्रावण, अश्विन, पौष या आषाढ़। तो देसी महीने हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। तो इसमें कौन सा है? अश्विन आएगा। भारतीय जो कैलेंडर है उसके अनुसार अगर महीनों का क्रम देखें तो जैसे अप्रैल से इनका शुरू होता है कैलेंडर वर्ष, वैसे अंग्रेजी महीना तो जनवरी से होता है। ये देसी महीने चैत से होते हैं, चैत चैत्र का देते हैं। तो चैत्र, बैसाख, जेठ, साढ़, सौण, श्रावण को सौण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। तो ऐसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे होते हैं। तो चैत्र, बैसाख, जेठ, जो अब ये जून में आएगा, अप्रैल, मई, जून। तो चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। तो मतलब मार्च का महीना ये हो गया, मार्च, फरवरी और पौ मतलब जनवरी का। तो इस प्रकार से ये देशी महीने होते हैं। इसके बाद राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। राम सुरेश निर्वाह या मित्रता, तो कौन सा है? मित्रता शब्द, उसकी मित्रता बेमिसाल है, तो मित्रता एक संबंध या फिर भाव है।
नेक्स्ट है चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? द्रव्य, भाव, व्यक्ति या फिर जातिवाचक? चांदनी चौक में तो क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने चांदनी चौक में बहुत खरीदारी की, विशेष स्थान का नाम है, इसलिए एक व्यक्तिवाचक संज्ञा इसको माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है इस गन्ने में मिठास नहीं है। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगी। कौन से में? इस गन्ने में मिठास या नहीं, तो इसी में है मीठा से मिठास। तो इस पर फल में मिठास की कमी है, तो मिठास एक गुण या फिर भाव है जिसे महसूस किया जा सकता है। नेक्स्ट है बचपन, शैशव, देवता, मित्रता, अहंकार शब्द। ये शब्द में संज्ञाएं हैं, तो जाति, पुरुष, भाव या कोई सी भी नहीं। कौन सी है इसमें? तो भाववाचक संज्ञा को उदाहरण है। अब जैसे यहाँ पर ले बचपन को, मेरा बचपन बहुत सुहाना था, एक अवस्था हो गई। शैशव का अगर हम ले तो शिशु का शैशव काल निराला होता है, जन्म से प्रारंभिक अवस्था हो गई। देवता को अगर हम ले तो उसके व्यवहार में देवता झलकता है, एक गुण या फिर भाव है। मित्रता को अगर हम ले, इसकी मित्रता बहुत गहरी है, संबंध या फिर भाव को दिखा रहा है। अहंकार को अगर हम ले, उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण बना, एक बुरा भाव है। शब्दों को हम अगर ले, उसे अपने शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, अपनोने का भाव। तो ये सभी शब्द गुण, अवस्था, भाव एक क्रिया के नाम है जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, देखा या फिर छुआ नहीं जा सकता। इसके बाद है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर या मनुष्य। तो ये वाला है सुंदर। अब जवान अगर हम देखें तो एक जाति या युवा वर्ग का बोध कराता है, जैसे भारतीय जवान बहुत वीर होते हैं। बालक कलो एक जाति है, जैसे लड़कों की श्रेणी का बोध कराता है, सभी बालक खेल रहे हैं। मनुष्य का अगर हम ले तो पूरी मनुष्य जाति का बोध कराता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सुंदरता का अगर हम ले, एक विशेषण है जो किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता को बताता है, यह स्वयं कोई संज्ञा नहीं है, जैसे सुंदर फल, सुंदर लड़की। इसके बाद निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण, कामायनी, मिठास। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? यही है ऑप्शन ए वाला, राम, रामचरितमानस, गंगा। अब राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम हो गया। रामचरितमानस एक पुस्तक का नाम है। गंगा एक विशेष नदी का नाम है। तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जो उनको दिखाता है। अब अन्य विकल्प को अगर हम देखें, कृष्ण व्यक्तिवाचक है, कामायनी एक व्यक्तिवाचक है, मिठास भाव हो गया, लखनऊ व्यक्तिवाचक हो गया, आम जातिवाचक हो गया, बुढ़ापा भाववाचक हो गया, ममता भाववाचक है, वकील जातिवाचक है और पुस्तक जातिवाचक हो गया। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं? तो कौन से हैं भाववाचक संज्ञा के साक्षात? तो यही है ऑप्शन सी वाले, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। अब जैसे रसीला है, विशेषण है लेकिन कई बार भाववाचक के रूप में प्रयोग होता है। फल का रसीलापन, हालांकि रस से रसीलापन होता है, ज़्यादा सटीक भाववाचक होगा। तो दिए गए विकल्प में सभी उपयुक्त है, सब में अन्य में स्पष्ट त्रुटियां हैं। कड़वाहट कड़वा होने का भाव भाववाचक, बुढ़ापा बूढ़ होने की अवस्था, उन्नति आगे बढ़ने की क्रिया या फिर भाव। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो गलत क्यों है अन्य? अमीर विशेषण हो गया, गरीब विशेषण है, समूह जाति या जातिवाचक को बोध कराता है, समूह या जाति का। मिठास भाववाचक हो गई, जवानी भाववाचक हो गई, खटास भाववाचक है, पुस्तक जातिवाचक है, गंगा व्यक्तिवाचक है, धैर्य भाववाचक है, चालाकी भाववाचक है, उदासी भाववाचक और सूर्य व्यक्तिवाचक है। इसके बाद में आ जाता है हमारे इंग्लिश ग्रामर जैसे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो फिल इन द ब्लैंक विद स्टेबल पार्टिकल्स। पार्टिसिपल्स जो है वो आपने यहाँ पर बताने हैं इसमें। तो क्या आएगा? ही सा ओल्ड मैन, तो यहाँ पर टायर्ड या फिर टायरिंग, तो कौन से वाला आएगा इसमें? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो उसने एक बूढ़ा आदमी देखा। अब क्या देखा था? तो उसने एक थका हुआ बूढ़ा आदमी देखा था। तो यहाँ पर क्या बनेगा इसका? टायर्ड हो जाएगा, ही सा ए टायर्ड ओल्ड मैन, तो यही बनेगा इसका पार्टिसिपल। माई अंकल इज एन पर्सन, क्या बनेगा? मेरे चाचा एक क्या है? मेरे चाचा एक व्यक्ति हैं, कौन से हो जाएगा? अम्यूजिंग हो जाएगा, मतलब मनोरंजक, तो यही बनेगा इसका। तो माई अंकल इज एन अम्यूजिंग पर्सन, मतलब मेरे चाचा एक मनोरंजक व्यक्ति है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं दिस इज ए एग, तो यह एक अंडा है। कैसा अंडा है ये? बॉइलिंग या बॉइल्ड, क्या आ जाएगा? बॉइल्ड आ जाएगा, उबला हुआ, तो यह एक उबला हुआ अंडा है। पुलिस इंस्पेक्टर फाउंड द आर्टिकल्स, अब यहाँ पर स्टीलिंग या स्टोलन, कौन सा आएगा? तो क्या कहते हैं? पुलिस इंस्पेक्टर को चोरी की हुई वस्तुएं मिली,
तो ऐसे कहा जाता है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, स्टोलन आ जाएगा। द पुलिस इंस्पेक्टर फाउंड द स्टोलन आर्टिकल्स। तो इसी प्रकार से कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ही हैज़ माई नेम फॉरगेटन या फॉरगेटिंग, तो क्या क्या कहते हैं कि मेरा नाम भूल गया है, ऐसे कहा जाता है। तो ही हैज़ फॉरगेटन माई नेम, तो ऐसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो माई ग्रैंडफादर हैज़ बाउट ए स्टिक, वॉक या वॉकिंग, तो क्या आएगा यहाँ पर। अब इसमें देखते हैं तो क्या कहते हैं कि मेरे दादाजी ने एक चलने वाली छड़ी खरीदी है, तो क्या माई ग्रैंडफादर वाज बाउट ए वॉकिंग स्टिक, तो यही कहा जाता है वॉकिंग स्टिक। नेक्स्ट है ही सा मी द रोड क्रॉसिंग या क्रॉस्ड, क्या आएगा, उसने मुझे सड़क पार करते हुए देखा, ऐसे कहा जाता है। तो ही सा मी क्या जाएगा, ही सा मी क्रॉसिंग दी रोड, क्या जाएगा क्रॉसिंग। नेक्स्ट आ जाता है हैविंग द ग्लास द बॉय रन अवे, ब्रेकिंग या ब्रोकन, तो क्या आएगा इसमें, तो कांच तोड़ने के बाद लड़का भाग गया या लड़के भाग गए, ऐसे कहा जाता है। तो हैविंग ब्रोकन द ग्लास, हैविंग ब्रोकन द ग्लास द बॉय रन अवे, तो ऐसे कहा जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा ऑल द फर्नीचर वाज देयर सेंट या सेंडिंग, तो क्या आएगा यहाँ पर, सारा फर्नीचर वहाँ भेजा गया था, तो ऐसे क्या देते हैं, तो क्या आएगा ऑल द फर्नीचर वाज सेंट देयर, यही आ जाएगा। गांधी जी लव ऑल क्रिएचर्स लिविंग ए लव, क्या आएगा यहाँ पर, तो गांधी जी सभी जीवित प्राणियों से प्रेम करते थे, ऐसे कहा जाता है। तो गांधी जी लव ऑल लिविंग क्रिएचर्स, तो यही कहा जाता है। ही कैप्ट मी वेटेड या फिर वेटिंग, तो क्या होता है, उसने मुझे प्रतीक्षा करते हुए रखा, तो क्या आएगा वेटिंग, मतलब प्रतीक्षा कराई मेरे से, तो ही कैप्ट मी वेटिंग, तो यही कहा जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है डैश ए नॉइस सी वोक अप हियरिंग या फिर हियर, तो क्या आएगा, एक शोर सुनकर वह जाग गई, तो क्या आएगा हियरिंग आएगा, हियरिंग ए नॉइस सी वोक अप। नेक्स्ट है द पुलिस मैन द क्रिमिनल रन अवे, सीइंग या फिर सीइंग, तो पुलिस वाले को देखकर अपराधी भाग गया, तो क्या आएगा सीइंग आएगा, यही आ जाएगा सीइंग द पुलिस मैन द क्रिमिनल रन अवे। इसके बाद है स्टोन गैदर्स नो मॉस, ये एक लुढ़कते हुए पत्थर पर काई नहीं लगती, स्टोन गैदर्स नो मॉस, तो क्या आएगा, क्या कहा जाता है, ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, यही कहा जाता है रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। ही विल बी द फिल्म दिस टाइम टुमारो, वास्ट या फिर वाचिंग, तो वह कल इस समय फिल्म देख रहा होगा, ऐसे कहा जाता है। टुमारो मतलब कल, विल बी है तो भविष्य की बात है, तो ही विल बी वाचिंग दी फिल्म दिस टाइम टुमारो। तो इस प्रकार से जो हमारी इस क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।